अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एटलीस्ट अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैं रिवाइज़ कर दूँ। टोटल हमने 3 कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े। उसमें है सी आउट करना, कैसे सी आउट हम कर सकते हैं, कैसे हम सी इन कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और इसके अलावा हमने एक और जो चीज़ पढ़ी है वो हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक ये डेफ सी प्लस प्लस लैपटॉप में होना चाहिए, क्योंकि आपका अब इसके साथ पाला पड़ता रहेगा 4 महीने तक एटलीस्ट। तो ये डेफ सी प्लस प्लस आप डाउनलोड करेंगे, लिंक मैंने अपलोड किया है क्लासरूम पे। जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद इसको ओपन करने के बाद फाइल में जाके आप न्यू में आएंगे, और न्यू करने के बाद आपने कर देना है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कर देना है कंसोल एप्लीकेशन। इधर आप कोई भी नाम दे दें, लैब 2 का नाम हम दे देते हैं। ठीक है, और ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम नाम दे देते हैं इसको लैब 2 डेफ, और ये डेस्कटॉप कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इस तरह की एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, उनके मकसद पढ़े, बस उसकी तरफ मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। वो लैब मैनुअल में लिखा हुआ है कि क्यों लिखा जाता है, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने लिख ली। उसके बाद आपने इस इंट मेन को खाली करना है। ठीक है, ठीक, इतना काम आप लोगों ने हमेशा करना है। ये ठीक है, ये इतना काम आप लोगों ने हमेशा करना है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मतलब जब भी आप कोड लिखेंगे आप ये चीज़ें आप लोगों ने लिख लेनी है। अब यहाँ पर हमने कोड लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पहली लैब के जो टास्क थे उनको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँगा। उसमें हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमने पढ़ा कि सी आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट आउटपुट पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए तो सिंपल सी आउट लिखें। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, हेलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और एंड पे सेमी कॉलन डाल दूँगा। ठीक है, जो भी मैं लिखूँगा सबसे पहले इस 4 डब्बों वाले बॉक्स पे दबाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी हम नाम दे देते हैं टास्क 1 डॉट सी पी पी। ठीक है, सेव। अब इसको हम जब रन करेंगे तो जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो एज़ इट इज़ कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में पहली बार। ठीक है, जब ये बिल्ड हो जाएगा इसके बाद आप लोगों ने इस कंपाइल एंड रन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आप इस इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ आउटपुट पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि इस हेलो के अंदर कोई कॉमा आ जाता है। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि ये जो कॉमा था, ये दो कॉमे तो आउटपुट पे नहीं डिस्प्ले हो रहे, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि आप कॉमे को ही आउटपुट पे डिस्प्ले कर दें, कोई एक कॉमे को, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि कॉमे के पीछे हम एक बैक स्लैश लगा देंगे। अब ये बैक स्लैश आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये कॉमा डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। दोबारा कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये दो जो हेलो की स्टेटमेंट के जो सेंटर है इसके बीच में डबल कॉमा आ गया। ठीक है, ये देखें, ये जो डबल कॉमा है इसके पीछे मैंने बैक स्लैश लगाया, तो अब बैक स्लैश आउटपुट पे नहीं आया लेकिन ये कॉमा आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कोई कहे कि अगर इस बैक स्लैश को भी आउटपुट पे प्रिंट करना है, ये कॉमा भी आउटपुट पे आए, ये बैक स्लैश भी आए, दोनों आए, तो ये दो मसले हैं। ठीक है, इस कॉमे के पीछे भी आप बैक स्लैश लगा दें और इस बैक स्लैश के पीछे भी आप बैक स्लैश लगा दें, तो अब ये एक बैक स्लैश आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा और ये कॉमा प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, ये देखें, अब एक बैक स्लैश भी आ गया और एक ये कॉमा भी आ गया। तो ये तो वैसे कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चार चीज़ें नहीं आती, इसके अलावा मैं जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखूँ, जो साइन डालूँ, मैं प्लस डालूँ, मैं मल्टीप्लाई डालूँ, मैं ये बार्स डाल दूँ, मैं एट द रेट डाल दूँ, मैं जो भी उल्टा पुल्टा जो मर्ज़ी चीज़ लिख दूँ, ठीक है, और इसको रन करूँगा तो वो आउटपुट पे एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ये बात याद रखनी है कि वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। देखिए, एज़ इट इज़ प्रिंट होगी है। फिर अगर ये बैक स्लैश को प्रिंट करना है तो मैंने बताया कि इसके पीछे आप बैक स्लैश लगा दो, लेकिन अगर इस कॉमे को प्रिंट करना है तो इस कॉमे के पीछे भी आप क्या करोगे, बैक स्लैश लगा दोगे।
अब जिसको जब हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो अब देखना यहाँ पर कॉमा भी एक आ जाएगा और बैक स्लैश भी आ जाएगा, दो दो बार नहीं आएगा। देखिए कॉमा भी एक बार आ गया, बैक स्लैश। अब कॉमे को प्रिंट करने के लिए हमने उसके पीछे बैक स्लैश लगाया, इस बैक स्लैश को प्रिंट करने के लिए इसके पीछे बैक स्लैश। लेकिन जब ये दो चीज़ें नहीं थी तो इसके अलावा मैं जो मर्ज़ी लिख रहा था वो एज़ इट इज़ आउटपुट पे प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो ये बात तो सबको पता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये चीज़ पढ़ी कि अगर हमने ये वाली लाइन यहाँ से आगे का जो लिखा हुआ है उसको मैं कहता हूँ कि दूसरी लाइन में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरी लाइन में प्रिंट होना चाहिए तो एक तो हल ये है कि इसी कॉमे के अंदर मैं स्लैश एन लिख दूँ। ठीक है, और ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इतना सा पोर्शन है इसको मैं ज़रा हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ड लिखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो वर्ड है ये वाला फर्स्ट लाइन में लिखा है और ये वर्ड सेकंड लाइन में लिखा है, तो इनके बीच में मैं क्या कर दूंगा, मैं स्लैश एन लिख दूंगा। ठीक है, इनके बीच में स्लैश एन लिख दूंगा। अब इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो अब देखें सेमी कॉलन रह गया तो इसीलिए एरर देना शुरू कर दिया इसने। एंड पे सेमी कॉलन नहीं मिस करना। ठीक है, तो हेलो एक लाइन में आ गया और वर्ड जो है वो दूसरी लाइन में आ गया। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं हेलो और वर्ड जो है ये दोनों एक ही लाइन में आए लेकिन इनके बीच में स्पेस हो, ठीक है, टैब स्पेस हो, एक टैब, तो मैं स्लैश टी डाल दूंगा और इसको अब कंपाइल एंड रन करूंगा तो हेलो और इसके बीच में टैब स्पेस आ गई और ये हेलो वर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो काफ़ी सारी टेक्निक्स है, मैं सारी इसमें आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा सारा कुछ बता दूँ। ठीक है, तो ये स्लैश एन स्लैश टी भी आपको पता लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड तो ठीक है ये एक ही लाइन में है, इसके बाद जो मैं अगली लाइन में कुछ लिख रहा हूँ सी आउट वेलकम, मैं कहता हूँ नहीं ये भी ये वाला पहली लाइन में आए ये दूसरी लाइन में। तो एक तो मैंने ये पढ़ा कि लाइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लैश एन लिखते हैं। ठीक है, तो मैं स्लैश एन यहाँ डाल सकता हूँ। इधर जब स्लैश एन कर दूंगा तो ये वाली लाइन तो पहली लाइन, ये वाली तो फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगी, ये हेलो वर्ड, और ये वेलकम जो है ये भी सी आउट हो रहा है तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ये आपने साथ साथ वीडियो के साथ ट्राई करते रहना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब ये हेलो वर्ड एक लाइन पे आ गया, वेलकम दूसरी पे आ गया। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये हो कि ये सारा एक ही लाइन में आए, तो अगर एक ही लाइन में आएगा तो मैं स्लैश एन हटा दूंगा। स्लैश एन जब हटा दूंगा तो सिंपल हेलो वर्ड और साथ वेलकम, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं थी तो उसने सारा कुछ मिला मिला के अपलोड कर दिया। एक और तरीका भी स्पेस देने का एंड लाइन एंड करने का होता है, वो एंडल का होता है। ई एन डी एल जब आप लिखेंगे इस तरह ये दो ऑपरेटर आपने दोबारा डालने हैं, जिस तरह आपने यहाँ डाले थे, ये जब आप दोबारा डाल के एंडल करेंगे और सेमी कॉलन डालेंगे तो अब भी ये लाइन को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ तक कि कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है आउटपुट पे आप कॉलन्स डाल के सी आउट कर दो। ठीक है, आपने टैब स्पेस देनी है आप स्लैश टी लिख दो, आपने लाइन एंड करनी है तो लाइन, अच्छा याद रहे कि ये जो स्लैश एन है ये मैं यहाँ नहीं लिख रहा था। ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। यहाँ अगर आपने लिखना है तो आप एंडल लिखोगे, अगर आपने स्लैश एन लिखना है तो फिर ये जो दो ऑपरेटर्स हमने लगाए थे ये ख़त्म करके यहाँ पर हम स्लैश एन लिखेंगे। अब ये और वो इक्विवेलेंट है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्लैश एन स्लैश टी सी आउट ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों का जो पहला प्रोग्राम था जो आप मोस्टली लोगों ने आधी क्लास ने तकरीबन एक दूसरे की कॉपी की है, मुझे नहीं समझ आई कि इसमें क्या ऐसा मुश्किल था कि जो आप लोगों ने कॉपी किया। सिंपल आप लोगों ने क्या करना था, या आउटपुट पे मैंने कहा है कि एज़ इट इज़ डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने ये करना था कि इसको उठाया कॉपी किया। ठीक है, अब दो लाइनें हैं तो मुझे दो सी आउट चाहिए। ठीक है, कोड को देखें आप, दो लाइन है ना तो मुझे दो सी आउट चाहिए।
एक लाइन में भी कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं वैसे, ताकि हमें पता हो हमने प्रिंट क्या करना है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में अगर मैं देखूँ तो दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं इनको सी आउट के इन दो कॉलम्स के अंदर लिखता हूँ, इन दो कॉलम्स के अंदर अगर मैं इस पूरी लाइन को लिखता हूँ तो ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर ये कॉमे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये कॉमे हैं। अच्छा, अब जब इसके अंदर ये कॉमे हैं और ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगी, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि जब भी कॉमे को प्रिंट करना है, इन डबल कॉमों को या बैक स्लैश को प्रिंट करना है, तो एक कॉमे और एक बैक स्लैश को प्रिंट करने के लिए उसके पीछे एक बैक स्लैश लगा देना चाहिए। तो इसके पीछे हम बैक स्लैश लगा देंगे और इसके पीछे हम बैक स्लैश लगा देंगे। फिर यहाँ भी एक कॉमा आ रहा है, जब यहाँ भी कॉमा आ रहा है तो इसके पीछे भी हम बैक स्लैश लगा देंगे, और यहाँ भी कॉमा आ रहा है तो इसके पीछे भी हम अब अगर ये चीज़ें मैं सी आउट के अंदर लिखूँगा तो ये वाला बैक स्लैश प्रिंट नहीं होगा, कॉमा प्रिंट हो जाएगा। ये बैक स्लैश नहीं होगा, कॉमा प्रिंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कॉमा आउटपुट पे प्रिंट करना है या बैक स्लैश प्रिंट करना है तो इनके पीछे बैक स्लैश डालना है। लेकिन अभी मुझे जो आउटपुट स्टेटमेंट है उसमें बैक स्लैश नहीं प्रिंट करना, मुझे सिर्फ ये दो कॉमे प्रिंट करने हैं और साथ ये पूरी स्टेटमेंट। तो ये पूरी स्टेटमेंट तो हो जाएगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। मसला इनका है, तो इनको प्रिंट करने के लिए पीछे एक बैक स्लैश मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने बैक स्लैश लगा दी। बस अब इस पहली लाइन को मैं एक सी आउट के अंदर लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ, और दूसरी लाइन को मैं दूसरे सी आउट के अंदर लिख दूंगा। दूसरी सी आउट की जो दो कॉमे ये नहीं हटेंगे, ये तो हमेशा आएंगे। बस सिर्फ इतना सा कोड लिखना था और आप लोगों ने कंपाइल एंड रन पे करना था, तो आप लोगों के पास ये आ जाता। लेकिन अब ये देखें, ये एक ही लाइन में आ गया है, ठीक है। जब ये एक ही लाइन में आ गया है तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यहाँ पर या तो मैं यहाँ स्लैश एन लिख दूँ, और अगर यहाँ स्लैश एन अगर लिख देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है, एक सेकंड, मैंने ये बताया था कि ये स्लैश एन अगर लिखना है तो ये यहाँ लिखेंगे हम इन कॉमा, क्योंकि मैं स्लैश एन इस कॉमे के बाद लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कॉमा तो मेरा आउटपुट में प्रिंट हो रहा था, इसके बाद मैं चाहता हूँ लाइन ख़त्म हो जाए, तो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। जब यहाँ डाल दिया तो ये देखें, शी आस्क्ड आर यू ऑलराइट, ही रिप्लाइड यस आई एम फाइन, ठीक है। अब ये स्लैश एन भी डाल सकता था, और दूसरा क्या तरीका था कि मैं इस स्टेटमेंट को ना ही छेड़ता, मैं यहाँ पर सिंपल एंडल लिख देता, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी थी अपनी, और उसको भी लोगों ने जो है वो चीटिंग की। तो उसके बाद जब ये आपने कर लिया तो अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। सेकंड प्रोग्राम कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, स्टेटमेंट को एज इट इज़ साथ साथ पढ़ते थे, ठीक है। दैट डिक्लेयर्स टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है दैट डिक्लेयर्स टू वेरिएबल्स परफॉर्म एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन देम एंड गिव्स एन इंटीजर आउटपुट। अब अगर मुझे आउटपुट पे इंटीजर आउटपुट ही चाहिए हमेशा, ठीक है, और मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, वो कहता है दो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करो, ठीक है। ये तो दो वेरिएबल्स हो गए। अब इनके ऊपर जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो इनका रिज़ल्ट भी हमारे पास इंटीजर होगा, और इंटीजर के लिए हम इंट लिखते हैं, ठीक है। तो मैं उसको भी एक नाम दे देता हूँ जेड का। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके नाम आप लोगों ने एक्स वाई जेड नहीं रखने, सब ने एक्स वाई जेड ही रखी है। तो फर्स्ट नम, सेकंड नम, थर्ड नम करें, मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक्स वाई जेड कर देता हूँ ताकि मुझे टाइम ज़्यादा ना लगे, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब एक्स और वाई तो मेरे पहले दो नंबर है, ठीक है, और जेड में मैं ऑपरेशन के बाद जो आंसर आएगा वो स्टोर करवा लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि डिक्लेयर, क्योंकि मैंने इनपुट का तो कहा ही नहीं है कि आप लोग यूज़र से इनपुट लें, तो आप सिंपल एक्स इज़ इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले लें 2, ठीक है, वाई इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब x के अंदर 2 आ गया, y के अंदर 5 आ गया, तो z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब मैंने अब x के अंदर 2 है और y के अंदर 5 है, तो z के अंदर 7 आ जाएगा। और अब अगर
वेरिएबल को, देखें मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आउटपुट पे ये लिखा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर सी आउट जेड कर देता हूँ, जेड क्या है, वेरिएबल। अगर वेरिएबल को आउटपुट पे प्रिंट करना है तो मैंने कहा था ये डबल कॉमा नहीं डालना। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले प्रोग्राम में ये सीखा है कि जब भी हम डबल कॉमा करके जेड लिखते हैं तो वो एज इट इज़ जो भी चीज़ लिखेंगे आउटपुट पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसका ही तो ये मतलब हुआ कि ये तो यूँ तो नहीं कर सकते। मैं ये चाहता हूँ कि इस z के अंदर जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो, z ना प्रिंट हो। z के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अभी z के अंदर 7 पड़ा हुआ है, तो मैं विदाउट कॉमा z लिखूँगा। लेकिन जब मैं इसको चलाऊँगा तो क्या होगा, ठीक है, जब मैं चलाऊँगा तो 7 लिखा आ जाएगा। तो ये एक कोड, एक अच्छा कोड नहीं है। हमें पता भी होना चाहिए कि 7 आया कैसे। तो 7 कैसे आया उसके लिए मैं ये लिख देता हूँ कि आउटपुट, पहले तो मैं ये अपने लिए यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ कि आउटपुट पे कैसे दिखना चाहिए। सम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 7, ठीक है। आउटपुट पे ऐसा लिखा आना चाहिए, कम से कम पता तो चले यूज़र को कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आउटपुट पे ये स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए तो मुझे ये तो पता है कि ये जो इतनी जगह है ये एज इट इज़ सी आउट है। ये तो हमेशा ऐसा ही आना चाहिए ना, ना वेरिएबल तो नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है, हमेशा सी आउट होनी चाहिए। तो हम इसको तो सी आउट कर देते हैं एज इट इज़, और ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। क्या इसके बाद लाइन एंड होनी चाहिए? नहीं एंड होनी चाहिए। क्यों नहीं एंड होनी चाहिए? क्योंकि मैं तो एक ही लाइन में सारा प्रिंट कर रहा हूँ। अब जो अगली चीज़ है वो वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल है, वो स्टेटमेंट नहीं है। टू वो वेरिएबल है। टू किस में पड़ा हुआ है? टू एक्स में पड़ा हुआ है। टू जो है वो एक्स में है, ठीक है। तो अब हम दोबारा ये वाला ऑपरेटर लगा के हम यहाँ एक्स लिख देंगे। तो अब कैसे आउटपुट पे डिस्प्ले होगा? सम ऑफ टू, ठीक है, सम ऑफ टू। आगे क्या होना चाहिए? आगे अब दोबारा टाइप चेंज हो रही है, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है एज इट इज़। हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, तो दोबारा हम ये वाला ऑपरेटर लगा के ये कर देंगे, लेकिन इनको कॉमो में लिख देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। तो ये अब एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ तक जो जो करते जा रहे हैं हम इसको हटाते जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मैं ये चाहता हूँ कि 5 प्रिंट हो जाए। 5 किस में पड़ा हुआ है? वाई में पड़ा हुआ है। वाई क्या है? वेरिएबल है। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं कॉमे नहीं डालूंगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब 5 भी यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। 5 हटेगी लेकिन स्पेस नहीं हटेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 आएगी, ठीक है, एंड 5, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये रह गई है, ठीक है। इसमें 7 वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है, ये तो हमेशा सेम रहेगा। तो हम दोबारा यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमेस डाल के इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। एंड पे दोबारा हमने ये 7 को प्रिंट करवाना है। 7 किस में पड़ा होगा? 7 जी में पड़ा होगा, ठीक है। तो 7 जो है वो जी में पड़ा होगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये कहता है सम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 7। तो अब अगर मैं इस 2 और 5 की जगह इस कोड में 3 और 6 कर देता हूँ तो अब देखते हैं ज़रा आउटपुट में क्या आता है। सम ऑफ 3 एंड 6। तो जैसे जैसे मैं वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करता जाता हूँ ये आउटपुट स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब आप यहाँ पर 2 और 3 को स्टेटमेंट में लिख देंगे तो फिर वो हमेशा 2 और 3 ही दिखाएगा। आप यहाँ वैल्यू चेंज भी कर देंगे वो कहेगा सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ दिस। आप ऊपर 3 6 कर देंगे, नीचे हुआ वो यही बार बार देता रहेगा कि सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ दिस। लेकिन आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ वेरिएबल डाला, वेरिएबल डाला इधर वेरिएबल, ताकि जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ एज इट इज़ आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाए। तो दूसरे कोड का सिर्फ इतना सा सोल्यूशन था, आपने सिर्फ ये अपलोड करना था, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप लोगों ने समझ मुझे नहीं आई कि आप लोगों ने क्या किया है। खैर बहरहाल, तो इसका आपने क्या करना था, आपने सिंपल यहाँ से इस कोड को कॉपी करना था। टेम्पलेट आप लोगों ने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, टेम्पलेट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया था। तो टेम्पलेट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस कोड को कॉपी करना था सिंपल, और उसके बाद देखें आप टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना था।
ये जो आप लोगों को टेम्पलेट दिया गया है बस इसके अंदर एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी थी। जब मैं आप लोगों को लैब मैनुअल भेजता हूँ तो कभी भी उसमें खाली जगहें नहीं छूटी होंगी। अब देखें, ये लैब 2 का टास्क था, ठीक है। यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना था। कोड मैंने कॉपी कर लिया वहाँ पर कंट्रोल सी करके। अब इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये क्या पेस्ट हो गया है? मैंने गलती से तो फाइल कॉपी की है तो वो कॉपी हो गई है। खैर, इसको हम कोड को कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर ऊपर स्पेस है, ये खैर डाल देते हैं स्पेस ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। अब ये इतनी बड़ी बड़ी जगहें सब ने खाली छोड़ी हुई हैं, क्यों खाली छोड़ी हुई हैं? इसको यहाँ पर कम करें, ठीक है। इतनी सी जगह पे हमारी आउटपुट आ जाएगी। इस डेव पे जाएं, इसको रन करें दोबारा। ठीक है, ये आ गया। इसको यहाँ से स्निपिंग टूल लें, बस इतना सा स्क्रीनशॉट बहुत है, ठीक है। दो, अब वर्ड पे जाएं, यहाँ पेस्ट करें ये। अब ये नीचे इतनी सारी जगह क्यों खाली है? बॉक्स इसको छोटा करें, बैक स्पेसेस करेंगे तो ये ये आप लोग अब ये देखें, किसी एक बंदे ने भी मुझे इस तरह की रिपोर्ट नहीं दी कि जिसके टास्क इस तरह के आए हों। फिर अगला टास्क है, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि जगह है तो जगह अभी भी है, आ सकता है अगला टास्क भी यहाँ आ सकता है। बल्कि नहीं है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही कोड आएगा तो हम चले नेक्स्ट पे चले जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट वो डब्बा आप लोगों का यहाँ यहाँ तक आया हुआ है। यूँ यहाँ से यूँ लोगों का यहाँ यहाँ तक आया हुआ है, ये यूँ आया हुआ है, फिर यहाँ पर टास्क शुरू होता है। तो इसको बैक स्पेस कर दो, बैक स्पेसिस कर दो, फिर इस डब्बे के अंदर जाओ, इसको बैक स्पेसिस। एटलीस्ट आपकी रिपोर्ट ऐसी तो हो कि मैं किसी को दिखाऊं तो सही डिपार्टमेंट में कल कि ये रिपोर्ट्स मैंने इनसे लिखवाई हैं, ठीक है। तो ये बैक स्पेसिस इनको करके आपने बस एडजस्ट करना था। फिर यहाँ पर ये स्पेस दे के यहाँ इसको ऊपर करना था। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। इसको पर ये सारी बैक स्पेस हटाई, यहाँ स्पेसिस दे दी बस। फिर यहाँ पर कोड पेस्ट किया और इसी तरह। तो अगली रिपोर्ट्स मुझे इसी तरह सब की मिलनी चाहिए। मैंने एक टास्क करके आपको दिखा दिया है कि कैसे करना है। ये बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने डायरेक्ट कोड कॉपी किया और बस ये आउटपुट कॉपी की है, सिंपल, ठीक है। अब ज़रा मैं थर्ड टास्क की तरफ आता हूँ। थर्ड टास्क क्या कहता है? थर्ड टास्क कहता है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस दैट टेक्स टू इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है इनपुट लेने की और साथ एडिशन करनी है और आउटपुट कंसोल ऐसे दिखना चाहिए। तो आउटपुट कंसोल जैसे दिखना चाहिए उसको तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर डेव पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या प्रिंट करना है, ठीक है। अब जब मेरे कोड की सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन कितने नंबर्स की कर रहा हूँ? 2 नंबर की कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे 2 वेरिएबल्स तो इन 2 नंबर्स के लिए चाहिए और जो थर्ड होगा वो मुझे एडिशन के लिए चाहिए क्योंकि मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो इतना काम तो बिल्कुल सेम है दोबारा, क्योंकि 2 जो वेरिएबल्स हैं वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे और जो थर्ड वेरिएबल होगा वो इनके एडिशन का रिज़ल्ट स्टोर कर लेगा, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको वैल्यू खुद नहीं देनी, यहाँ पर हमने खुद दी हुई है, ठीक है। 2 तरीके से मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल्स को हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, या इसको खुद दे दें कोड में और या यूज़र से ले लें। तो अब आपको बोला गया है कि यूज़र से ले लें, तो यूज़र से लेने के लिए आपको पहले कोई ऐसी लाइन तो लिखनी चाहिए कि जिससे उसको पता चले कि उसने नंबर एंटर करना है। तो इतनी स्टेटमेंट अगर यूज़र को नज़र आएगी तो यूज़र कुछ ना कुछ एंटर कर देगा। तो हम इतनी स्टेटमेंट यूज़र को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक हो गया। ये अगर मैं अब सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर ये लिखूंगा तो सी आउट हो जाएगा, लेकिन सी आउट होगा सिर्फ। सी इन कैसे लेगा उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि हम सी इन अगर लिखेंगे और ये मैं पहला नंबर किस में स्टोर करना चाहता हूँ, एक्स में, ठीक हो गया। इसके बाद सेम इसी को उठा के दोबारा कॉपी कर दें क्योंकि दूसरे नंबर के लिए भी एक लाइन चलनी चाहिए। और वो क्या लाइन चलनी चाहिए? वो चलनी चाहिए एंटर सेकंड नंबर। ये आपको यही बोला हुआ है ना यहाँ पर,
ठीक है, एंटर सेकंड नंबर यही लिखा आना चाहिए तो यही लिखा आएगा, और वो वैल्यू किस में स्टोर होनी चाहिए, वाई में। अब इनके ऊपर एडिशन हो जानी चाहिए। वो लाइन मैंने ऊपर गलती से हटाना भूल गया, तो क्योंकि जब हमारे पास एक्स और वाई होगा ही नहीं तो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है। अब मैं एडिशन कर सकता हूँ, पहले मैं नहीं कर सकता था, अब मैं कर सकता हूँ। अब हो जाएगी, z में रिज़ल्ट आ जाएगा। अब क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सम इज़ इक्वल्स टू 5। अगर मैं ये स्टेटमेंट सी आउट करवा देता हूँ, ठीक है, चले हम ज़रा ये भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं ये स्टेटमेंट स्ट्रिंग्स के बीच में सी आउट करवा देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा ये तो लाइनें अब हिंट्स थी तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ 4 3, वही लिखा आ रहा है, सम इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि वो आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी है, वो तो चेंज होगी नहीं। इसमें से क्या क्या चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, आप ये 5 चेंज करना चाहते हो कि जो भी यूज़र एंटर करे वो लिखा आ जाए, आप ये 3 चेंज करना चाहते हो जो यूज़र एंटर करे वो लिखा है, आप ये 8 एंटर करना चाहते हो जो जी में पड़ा हो वो आए, ये एक्स में जो पड़ा हो, जो वाई में पड़ा हो, जो जी में। तो इसका मतलब ये वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक हो गया। फिर यहाँ 5 की जगह एक्स आना चाहिए, फिर यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग शुरू हो जानी चाहिए यहाँ तक, सही है। उसके बाद ये 3 की जगह वाई आ जाना चाहिए, फिर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर ये 8 जी है। तो ये सम एक स्ट्रिंग है, फिर एक्स में क्या पड़ा हुआ है 5, वो वेरिएबल है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर भी जब जब ये वेरिएबल से हम शिफ्ट होते हैं तो हमने ये ऑपरेटर दोबारा डालना होता है, ठीक है। तो अब ये देखें, हमने स्ट्रिंग लिखी फिर वेरिएबल डाला, फिर स्ट्रिंग लिखी फिर वेरिएबल डाला, फिर स्ट्रिंग लिखी फिर वेरिएबल। अब जब इसको हम रन करेंगे तो अब जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करूँगा वैसे वैसे वो वेरिएबल की वैल्यू, अब यहाँ पर 5 और 3 नहीं आएगा, वो आएगा जो यूज़र एंटर करेगा, सम इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, ये टोटल टास्क 10-15 मिनट से ज़्यादा के टास्क नहीं थे सारे। इसको भी आपने रिपोर्ट में डालना है, इसको कंट्रोल ऑल करें, कंट्रोल सी करें, ठीक है, यहाँ आए, ये टास्क 3 का डब्बा बना हुआ है, इसको पहले से रिमूव कर लें। जो इस लोगों ने ये भी रिमूव करने की जहमत नहीं की टेम्पलेट में से, हिंट्स जो लिखी हुई थी, ये आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करें। अच्छा ये बोल्ड हो गया तो इसका बोल्ड ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया कोड। अब आउटपुट भी मुझे चाहिए, ये डेफ पे दोबारा जाएं, ठीक है, ये कोड अभी चलाया था हमने, दोबारा चला लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इसको हम दोबारा कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, 4 3 ये आ गया। इसका स्निपिंग टूल ले लेते हैं, ठीक हो गया। और इधर जाते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं, बस ये आप लोगों का। अब ये 2 पेजेस आप देखें, एक पेज ये हो गया, एक ये पेज हो गया। अब ये टास्क 4 की एक लाइन यहाँ पर, इसको यहाँ कर लें, ऊपर कर लें, ठीक है, अभी यहाँ पर टास्क 4 आ जाएगा। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, टेम्पलेट इतना आपको आसानी करके दिए, 2 मिनट में बस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई हैं पहले से। वो अगर नई लैब आती है तो वो वहाँ पर कॉपी करके मैनुअल से यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं था जिसके लिए आपने चिटिंग करना सोची और ख़ुद नहीं किया। अच्छा लास्ट है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 2 इनपुट्स फ्रॉम यूज़र तो हमने अभी भी ले ली थी, ठीक है। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दैट एडिशन, एडिशन हम रिजल्ट ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अब हमने जो नया काम सिर्फ इसमें करना था, ये भी पुराना कोड है, यहाँ तक तो एज इट इज़ है। 2 इनपुट्स हम ले चुके हैं यूज़र से, उसके ऊपर एडिशन कर चुके हैं।
अब कुछ कुछ लोगों ने क्या किया है कि बार बार उससे दोबारा यूज़र से इनपुट लेते गए हैं कि सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। फिर यूज़र से आपको ये बोला गया कि यूज़र से दो इनपुट्स लें और उनकी ही एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्ल। जब उनकी ही करनी है तो दोबारा इनपुट्स लेने की क्या ज़रूरत है? समझ आई है? वो तो मेरे पास एक्स और वाई में आ चुका है ना, तो यहीं पर आप क्या करें, z इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई भी कर दें। फिर क्या करें, z इज़ इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई भी कर दें। फिर क्या करें, z इज़ इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई भी कर दें। ठीक है, और चूँकि अगर ये मैं सबको z में स्टोर करूँगा तो प्लस के वाले से जो आंसर आएगा वो अगले से चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं z1 कर देता हूँ, इसको मैं z2 कर देता हूँ, इसको z3 कर देता हूँ। बल्कि z को छोड़ें, इसको सम कर देते हैं ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। इसको सब कर देते हैं, इसको डिव कर देते हैं और इसको मल कर देते हैं। अब ये चार मैंने यहाँ लिख तो दिए, लेकिन मैंने इनको इनिशियलाइज़ तो नहीं किया ना। तो इनको इनिशियलाइज़ क्या करना है, इनको हम यहाँ इनिशियलाइज़ भी कर देते हैं। सब मल डिव और सब मल और जी को हटा के हम सम कर देते हैं। सम सब मल डिव। ठीक है, और एक्स वाई मेरी इनपुट्स थी, उसको आप फर्स्ट नम और सेकंड नम कर दें। ठीक है, अब ये जिस तरह आपने ये सम की डिस्प्ले की है वैसे ही आप सी आउट करवा दें सिंपल माइनस का। ठीक है, इसको कर दें सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर आप कर दें माइनस, और ये रिज़ल्ट सम में पड़ा हुआ था, ये रिज़ल्ट किस में पड़ा है, सब में पड़ा है। यही आपने चेंजेस करनी है सब की। बार बार सी आउट करवा दें इसको, इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दें, और ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट सब में नहीं पड़ा हुआ, वो मल में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको दोबारा कंट्रोल भी करें, यहाँ पर आप कर दें डिवीज़न, यहाँ पर साइन चेंज कर दें, और ये इसका रिज़ल्ट पड़ा हुआ है डिव में। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, ये कॉमा एक्स्ट्रा डल गया है। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 4, हम 2। अच्छा ये देखें, अब ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, एंडल आना चाहिए था, तो अब हम एंड पे क्या कर देते हैं ताकि इनके बीच में स्पेस भी आ जाए ना, नेक्स्ट लाइन में चला जाइए, तो हम इसको एंडल कर देते हैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं, तो अब हम 4, ये सम इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। समझ आइए, तो ये कोई इतना मुश्किल, अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें डायरेक्ट ही साथ ही। ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, इसके बाद वर्ड फाइल में जाते हैं। ये टास्क 4 है, पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं, और फिर यहाँ पर डेव पे आते हैं, ये पूरा कोड कॉपी करके इस स्क्रीनशॉट से ऊपर कोड पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी रिपोर्ट्स, और ये एंड पे लोगों ने के पेजेस खाली थे, मतलब वो किस लिए खाली हैं। ठीक है, जब इसमें कुछ है नहीं तो इसको ख़त्म करें, इस डब्बे को और छोटा करें, ये ले। अब मेरी रिपोर्ट को आप देखें और आप सब अपनी रिपोर्ट्स को देखें। ठीक है, ये देखें, ये टास्क 2 है मेरा, ये कोड है मेरा, और ये स्क्रीनशॉट है। बस कोई चीज़ किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही। ये टास्क 3 है मेरा, ठीक है, ये टास्क 3 है मेरा, और ये साथ मेरा कोड है, ये स्क्रीनशॉट। ये टास्क 4 है, ये मेरा कोड है, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में स्पेसेस नहीं है, जगह नहीं खाली हुई, कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं हो रही। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपने नेक्स्ट लैब्स में नहीं करनी, फिर आपके फॉर्मेटिंग वगैरह के मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मेरे मार्क्स पता नहीं क्यों कट गए हैं, मैंने तो सारा कुछ ठीक किया है। तो ये थी सारी जो है वो लैब 1 की बातें। अब हम ज़रा लैब 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा,
एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सी आउट सी इन आप लोगों को इन अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इससे समझ आ गई होगी। अब जो अगली चीज़ है वो है इंट फ्लोट वगैरह, ठीक है। इंट आपने हमेशा तब डिसाइड करना है, आप अब इस इंट की जगह आपने इंट नहीं लिखना, आपने फ्लोट लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंट भी लिख सकते हो, आपने इंट लिख दिया कोई मसला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपको मैंने फ्लोट नहीं सिखाया हुआ था लैब 1 में। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई कैलकुलेशन का कोड लिख रहे हैं तो फिर आपने फ्लोट लिखना है। अगर आपको वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना रोल नंबर सेव करें तो फिर आपने इंट लिखना है, क्योंकि आप रोल नंबर को प्लस माइनस तो नहीं करेंगे ना, या रोल नंबर को आप प्लस माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको फिर क्या चाहिए, आपको फिर इंट चाहिए। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है तो बस आंखें बंद करके आपने इंट की बजाय फ्लोट लिख देना है। लैब 2 के हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। बस यही हमने एक चीज़, तो इंट और फ्लोट आपको पता होता है। जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है आपने फ्लोट लिखना है। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको पता है कि इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगी, आप इंट लिख दें। अगर मैं आपको कहता हूँ यूज़र से रोल नंबर लें तो रोल नंबर को आप प्लस माइनस थोड़ी करेंगे, तो आप इंट लिखें, उस वेरिएबल का नाम आप इंट लिखें। लेकिन अगर कोई और वेरिएबल है जिसके ऊपर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसको आपने क्या लिखना है, फ्लोट लिखना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, डबल डबल और फ्लोट बिल्कुल एक जैसा है, बस इसकी थोड़ी सी मेमोरी इजाफी होती है। इजाफी ये होती है कि अगर इसके अंदर मैं 5 लाख सेव कर सकता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ भी है सारा 7 डेसिमल डिजिट्स तक, तो ये जो होगा ये 15 डेसिमल डिजिट्स तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। 8 बाइट्स की इसकी मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद करेक्टर, करेक्टर के अंदर सिंपल एक अगर मैंने अल्फ़ाबेट स्टोर करना है तो वो मैं स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैं पूरा नाम, स्ट्रिंग हम इसी तरह प्रिंट करवाते हैं ना, स्ट्रिंग डबल कॉमा में जो लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, तो वो स्ट्रिंग ही होती है ना, ठीक है। इस करेक्टर के अंदर भी मैं नंबर प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कॉमा डालूंगा तो वो फिर करेक्टर 5 होगा, ठीक है। इस बात को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले हम ज़रा कोड की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, बल्कि कोड के बजाय हम इन्हीं को पहले, वेरिएबल्स को पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम कोड की तरफ आते हैं, ठीक है। इस सारे को मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो देखें, अब मैंने आपको बताया कि अगर मैंने रोल नंबर लेना है इंट रोल, तो मैं इंट लिखूँगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर मैंने एडिशन करनी है तो फिर मैं फ्लोट, दो नंबर्स की करनी है तो एक्स वाई, ये दो नंबर हो गए, इनका रिज़ल्ट जेड में आ जाएगा। एडिशन हो रही है ना, मैंने कहा कि जब भी वो वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो फ्लोट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन पे, इस रोल नंबर पे तो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, तो इसको मैंने इंट ही लिख दिया, ठीक है। समझ आई? अब अगर मैं इस रोल की जगह लिख देता हूँ 200177, जो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं सी आउट कर देता हूँ रोल, तो रोल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये आपको मैं सारी चीज़ें वेरिएबल्स का समझाता हूँ। रोल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये चीज़ पड़ा हुआ है, ये एज इट इज़ आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखें, अगर मैं रोल लिखूं या 2017 लिखूं, तो अब भी ये नंबर डिस्प्ले हो जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि देखें, ये अगर मैं ये रोल एक जगह पे मैं कह रहा हूँ कि रोल इक्वल है 20 इसके, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं या ये लिख दूँ या ये लिख दूँ। ये क्वेश्चन मैंने वाइवा में आप लोगों से पूछा था कि अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ तो आउटपुट पे क्या आएगा, तो आउटपुट पे यही आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये रोल, इसी रोल में यही तो पड़ा हुआ था, तो या मैं रोल लिख दूँ और ये, लेकिन लिखना हमने रोल है, ठीक है। ये तो हो गया इंट। अब अगर मैं इस इंट के अंदर लेट सपोज 2.2 लिखता हूँ, अब क्या होगा? अब 2 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें इंटीजर स्टोर होते हैं। जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशंस में जाहिर सी बात है एडिशन है, यूज़र आपका
पॉइंट्स में भी वैल्यू एंटर कर सकता है। कभी ये देखा है कि कैलकुलेटर में पॉइंट्स में आंसर्स ना आए? तो जब भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा आपने क्या लिखना होगा, फ्लोट। तो मैं अब इसकी जगह फ्लोट लिख देता हूँ। अब क्या होगा, 2.2, ठीक है। अब इस फ्लोट की जगह अगर मैं डबल लिख लूँ, अब भी 2.2 आ रहा है। तो डबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने बस कैलकुलेशन करनी है, जो आप वेरिएबल्स की डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो या फ्लोट रख देना है या डबल रख देनी है। इंट नहीं रखनी। इंट उन वेरिएबल्स की रखनी है जिनके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं होगी। अच्छा, अब हम एक करैक्टर भी स्टोर करवा लेते हैं। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कार। करैक्टर अगर आपने करना है, जिस तरह मैं इंट लिखता था तो आपने इंट के बजाय कार लिखना है, ठीक है। और इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। वो नाम हम दे देते हैं इसको, लेट सपोज फर्स्ट। वैसे मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, जिस तरह हम सम का नाम देते थे, ऐसा ये फर्स्ट इस करैक्टर का नाम है, ठीक है। और जब भी आपने करैक्टर की वैल्यू किसी वेरिएबल में डालनी है तो आपने ये सिंगल कॉमा डालना है। अगर आप ये सिंगल कॉमा नहीं डालेंगे, अब ये जब सिंगल कॉमा में डालूंगा तो इस फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, इस फर्स्ट के अंदर ए आएगा, करैक्टर ए आएगा, ठीक है, करैक्टर। अभी मैं बताता हूँ कि ये कॉमा क्यों डालते हैं। अब मैंने इसको सी आउट किया इस फर्स्ट को, क्योंकि इसका नाम फर्स्ट है ना, ए आ जाएगा। अगर मैं ये कॉमा नहीं डालता, ठीक है। अच्छा ये देखें 5, अब 5 करैक्टर भी तो है ना। करैक्टर कीबोर्ड पे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे करैक्टर हैं, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये भी 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर। मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। मैं अगर एक और करैक्टर बनाऊँ, करैक्टर सेकंड इज़ इक्वल्स टू, ये मैं वाईवे के क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ और पेपर के भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसको। अब मैंने दो डाटा टाइप्स बनाई करैक्टर्स की। मैंने कहा ये 5 भी करैक्टर है, इंट नहीं है, और ये भी करैक्टर है। अगर ये दोनों करैक्टर्स हैं तो क्या करैक्टर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, ए प्लस बी आपस में हो सकता है एज अ करैक्टर। अगर मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ सम इज़ इक्वल्स टू करेक्ट, अब मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है, करेक्टर इज़ इक्वल करेक्टर सम, ठीक है। और फिर मैं करता हूँ सम इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। और अब मैं इस सम को डिस्प्ले करवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये कुछ और आ गया है। ये क्या किया, एच आ गया। एच क्यों आया है, क्योंकि इस 5 के आस्की इसने आस्की ले ली। ये करेक्टर नहीं है, ये अब करेक्टर है, ये नंबर नहीं है। ये 5 नंबर और 3 नंबर आपस में नहीं ऐड हुए, बल्कि 5 का आस्की और थर्ड का आस्की आपस में ऐड हुआ, और जो भी आंसर आया उसका आस्की उसने आउटपुट जो कि एच बनता है, ठीक है। आस्की टेबल एक मिलता है। अब इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने करेक्टर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, ए हो बी हो, हर चीज़ एक करेक्टर है, ठीक है। टी हो, ये भी एक करेक्टर है, ठीक है, ये भी एक करेक्टर है। इनको भी मैं आपस में ऐड करूँगा तो वो कोई और करेक्टर दे देगा, क्योंकि वो करेक्टर्स के आस्की आपस में ऐड करता है। ये आपके मिड टर्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, करेक्टर। अगर मैं इसको इंट करूँगा तो फिर मुझे ये 5 हटाना पड़ेगा। तो अब ये इसकी पहचान तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये करेक्टर नहीं, ये एक्चुअली इंट आपस में ऐड हो रहे हैं। तो फिर अब वो उनको सही तरीके से ऐड करेगा, वो आस्की नहीं ऐड करेगा, बल्कि वो सही तरीके से ऐड करेगा, और अब वो हमें 8 दे देगा। तो ये देखें, तो अब ये तो करेक्टर और इन तीन चीज़ों का आप लोगों को पता लग गया होगा। एक इंट है, कब यूज़ करना है, उन नंबर्स के लिए यूज़ करना है जो चेंज नहीं होते। फ्लोट है, कब यूज़ करना है, तब यूज़ करना है जब आपको पता हो कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। करेक्टर, करेक्टर मैंने आपको बता दिया कैसे। ए बी सी कोई भी एक करेक्टर आपने स्टोर करवाना है तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा एक बड़ी लाइन है, तो फिर वो स्ट्रिंग है, फिर वो डबल कॉमो में आएगी। और उसके लिए फिर हम यहाँ पर एक और लाइन ऐड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी से ऊपर, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की, ठीक है। तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की एक लाइन हम ऐड करेंगे।
ऐसे, ठीक है। तो ये हैश इंक्लूड स्ट्रिंग हम लिख देंगे। और अब हम ज़रा एक स्ट्रिंग भी सी आउट करवा देते हैं ताकि आप लोगों को स्ट्रिंग का भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं स्ट्रिंग, जिस तरह हम इंट लिखते थे और इंट ए इज़ इक्वल्स टू, तो इसी तरह मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल्स टू कि अब जो भी मैं इसके अंदर डालूंगा वो डबल कॉमो में आएगी, सिंगल कॉमे में नहीं आएगी, या विदाउट, जिस तरह मैं इंट ए इज़ इक्वल्स टू 2 लिख देता था, तो अब मैं वो वैसे नहीं कर सकता कि इंट ए इज़ इक्वल्स टू फारूक, ऐसे नहीं करना। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डबल कॉमो में आती है, जब हम आउटपुट पे सी आउट करवाते हैं तो डबल कॉमो में लिखते हैं, ठीक है। अब ये ए के अंदर क्या चला जाएगा, ए के अंदर फारूक चला जाएगा, ठीक है। तो जब मैं अब इस ए को प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट पे फारूक डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी इन दो कॉमों के अंदर लिखूंगा, जिस तरह वो सी आउट का कॉन्सेप्ट था कि इन दो कॉमों के अंदर मैं जो चीज़ भी लिखूंगा सेम वही, अगर मैं ये कॉमा खुद इसके अंदर लिखना चाहूँ तो बैक स्लैश डाल दूँ, बिल्कुल ये सारे वही वाले कॉन्सेप्ट हैं। ये स्ट्रिंग ही है ना, तो डबल कॉमा में हम लिखते थे, तो बस स्ट्रिंग ए करके मैंने सी आउट ए कर दिया, समझ आ गई। और इसी को अगर हम करेक्टर कर दें तो फिर करेक्टर और साथ इसके डबल कॉमे हटा के एक कॉमा, इसका डबल कॉमा हटा के एक कॉमा, और अब सी आउट करूँगा तो अब फारूक नहीं सिर्फ इसका पहला वो लेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक ही इसको देना है, सारा देने की क्या ज़रूरत है जब वो करेक्टर ले ही सिर्फ एक रहा है। इसको आप करेक्टर करके करेंगे तो अब ये सिर्फ एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक और डाटा टाइप होती है, उसको कहते हैं बूल। बूल ए, अब बूल में सिर्फ दो चीज़ें सेव होती है, या तो ट्रू होता है और या तो फॉल्स होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होगा ये हम बाद में पढ़ेंगे कि यूज़ कहाँ होगा, अभी बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बूल नाम के भी कोई चीज़ है। देखिए ट्रू, ट्रू करेंगे तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और फॉल्स करेंगे तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा। बस ये बूल एक है जिसके अंदर ट्रू फॉल्स है, ये बताइए हम अगली लैब में इसका पर्पस सीखेंगे कि ये क्यों, ये ट्रू फॉल्स हमारा कहाँ काम आता है, ये हम थर्ड फोर्थ लैब में पढ़ेंगे। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि बूल टाइप की भी एक डाटा टाइप होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं लैब मैनुअल की तरफ जाऊँ तो आपको इंट का पता लग गया, फ्लोट का पता लग गया, डबल का पता लग गया, बूल का पता लग गया, कार का पता लग गया, स्ट्रिंग का पता लग गया, ठीक हो गया। बस यही इस लैब का मकसद था। अब हम टास्क की तरफ आते हैं। देखिए अगर मैं फ़र्स्ट टास्क की तरफ बात करूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक फार्मूला गिवन है, ठीक है, ये रहा। अब इस फार्मूले के अंदर वो कहता है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। द डिस्टेंस इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन। मैं यहाँ पर डेफ साथ खोल लेता हूँ और मैं अपने लिए इसको पुराने प्रोग्राम को खाली कर देता हूँ, ठीक है, और साथ अपनी यहाँ पर हिंट्स लिखता जाता हूँ, ठीक है। द डिस्टेंस इज़ टू बी कैलकुलेटेड, द डिस्टेंस इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। 0 पॉइंट मुझे गिवन है, एक पॉइंट तो मुझे गिवन है, x1 और y1 मुझे गिवन है, वो क्या है, वो है 0 ठीक है। तो डेव खोल के मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि x1 मेरा 0 है। ये मैं वैसे अपने हिंट के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कोड नहीं लिख सकते, हमने इन ब्रैकेटों के अंदर ही कोड लिखना है, ठीक है। y1 0 है, ये तो मैंने हिंट लिख ली डाटा से पढ़ने के बाद। इसका कहता है टेक द अदर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब ये है कि मुझे जो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये चारों वैल्यूज़ मेरे पास होंगी तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। क्या मैं वैसे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास ये चारों वैल्यूज़ ना हो? तो अगली दो मुझे यूज़र से लेनी पड़ेंगी, ठीक है। x1 y1 तो मेरे पास आ गया 0 अगली दो के लिए मैं जहन में एक स्टेटमेंट बना लेता हूँ कि यूज़र को ये लिखा आना चाहिए, क्योंकि यूज़र अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर कुछ भी लिख देता, मैं डायरेक्ट उससे सीन, तो डायरेक्ट कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। मैं वो तो नहीं चाहता ना। यूज़र को पता चलना चाहिए, यूज़र के आगे कुछ लिखा आना चाहिए। क्या लिखा आना चाहिए कि एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। ये बात यूज़र के सामने लिखी आनी चाहिए, ठीक है। ये बात यूज़र के सामने लिखी आनी चाहिए। तो जब यूज़र के सामने ये बात लिखी आनी चाहिए तो मुझे पता है कि कैसे क्या क्या करते हैं, सी आउट करवाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी स्टेटमेंट आपने, स्ट्रिंग है ना ये, कोई भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है तो उसको एज इट इज़ क्या कर दो, सी आउट
इन डबल कॉमों के अंदर इसको पेश, ये यूज़र के सामने आ जाएगा। साथ हम स्पेस भी डाल देते हैं, ठीक है, और सेमी कॉलन डालना नहीं भूलना, ठीक है। तो ये आपने सी आउट करवा दिया। अब जब आपने सी आउट करवा दिया तो अब सी आउट की ये स्टेटमेंट चलने के फ़ौरन बाद कर्सर ब्लिंक करना चाहिए, तो हम सी इन लिख देते हैं, क्योंकि सी इन लिखने के बाद कर्सर ब्लिंक हो जाता है। लेकिन पहली बात जो हमने करनी है वो ये सी आउट वगैरह से पहले इनकी डाटा टाइप्स डिसाइड, मुझे मेमोरी के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और चूँकि इन चारों के ऊपर कैलकुलेशंस होंगी, ये चारों कैलकुलेशंस वाले हैं ना वेरिएबल, रोल नंबर नहीं है, ये मैथमेटिकल कोई फार्मूला है, कोई कैलकुलेशन है। तो ये चारों को मैं क्या नाम दूंगा, मैं इन चारों को नाम दूंगा फ्लोट का, ठीक है। चारों को फ्लोट दूंगा क्योंकि चारों जो हैं वो रोल नंबर या ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब जिस जो फार्मूले में ना यूज़ हो रही हो, मतलब रोल नंबर के ऊपर कभी फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, ये चारों। और ये आंसर भी मेरा कुछ भी आ सकता है, तो ये भी कुछ आ सकते हैं और ये भी कुछ भी आ सकते हैं, तो हम सिंपल इन पांचों को सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं। इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं, इंट नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कैलकुलेशंस हो रही हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंट फ्लोट डबल का कंसेप्ट आप सब अपना क्लियर कर लो। कितने मुझे चाहिए थे, 5 चाहिए थे। एक y है, दूसरा x1 है, अगला x2 है, अगला y नहीं है सॉरी, ये डिस्टेंस है, फिर x1 है, x2 है, फिर y1 है, फिर y2 है, ठीक है। तो पांचों के लिए मैंने मेमोरी कोड से कंपाइलर से मांग लिया। अब मैं लिख सकता हूँ सी इन, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब सी इन ये पहली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट तो मुझे पता है वो तो एक्स और ज़ीरो है, तो सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो जब इन दो चीज़ों का मुझे पता है तो ये मैं कोड में अब लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने हिंट लिखी थी, क्योंकि कोड में मुझे गिवन थी। तो ये तो मैं एज इट इज़ इधर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ओरिजिन से है। तो ये इनके बाद भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं किसी भी जगह पे लिख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला जब अप्लाई करूँगा तो फिर ये चार वैल्यूज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो मुझे पहले से पता है, क्योंकि फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। x1 में 0 चला जाएगा, y1 में 0 चला जाएगा। अब एंटर द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट मुझे चाहिए था, तो वो मैं किस में सेव करूँगा, वो मैं x2 में सेव कर लूँगा, और वेरिएबल है मैं तो डबल कॉमा में नहीं डालूँगा। उसके बाद इसी तरह की एक स्टेटमेंट दोबारा चलनी चाहिए y के लिए, ठीक है। तो एंटर दी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, और वो हम सेव कर लेते हैं y2 में। अब जब मेरे पास x1 भी मौजूद है, y1 भी मौजूद है, x2 भी मौजूद है, y2 भी, यूज़र अब एंटर कर चुका होगा ना। पहले ये स्टेटमेंट उसके सामने चलेगी, वो सी इन कर देगा, फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर वो सी इन कर देगा, वो इसमें आ जाएगा नंबर, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोट मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने अभी इसको नहीं देखना है। ये जिस टाइम पे आप आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स लेंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है और इसके साथ कैसे हैंडल करना है इसको, ठीक है। आपने बस अभी आपका कोड यही है, ठीक है। आउटपुट कंसोल शुड लुक लाइक दिस। देखिए आउटपुट कंसोल ऐसे ही देख रहा है ना अभी, एंटर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट यही लिखा आएगा। इससे पहले कोई चीज़ सी आउट तो नहीं हुई ना, तो यही सी आउट होगा। कुछ कुछ लोग ये x1 y1 को भी सी आउट, इनको अभी सी आउट ना करवाएं। आपको बोला गया है कि आउटपुट कंसोल ऐसे दिखना चाहिए। फिर एंटर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, तो इसमें आपका रोल नंबर के लास्ट से डिजिट है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब यहाँ पर आउटपुट आएगी वे वट एवर वैल्यू इट कैलकुलेट्स, लेकिन अभी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया। डिस्टेंस आप पहले इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लें। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपके पास x2 और x1 है, ठीक है। तो आप x2 और x1 जब आपके पास है, तो आप x2 माइनस x1 करें, और इसको भी हम किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने कोई भी नाम देना है, रीज़नेबल सा नाम। लेट सपोज मैं r कर देता हूँ। तो r में क्या आ गया, x2 माइनस, ये जो x2 माइनस x1 है ये r में आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे x2 माइनस x1 नहीं चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। तो r के अंदर जो भी चीज़ आएगी, ये साथ यहाँ सेमी कॉलन भी डाल दूंगा, r के अब अगर मैं r इज इक्वल्स टू r इंटू आर कर देता हूँ, तो अब देखें, अच्छा ये r मैंने लिखा है लेकिन मैंने r डिफ़ाइन नहीं किया। तो ये r को, कोई भी नया वेरिएबल जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप उसको डिफ़ाइन भी करेंगे, ठीक है। तो r इज़ इक्वल्स टू मैंने x2 माइनस x1 पहले किया,
तो जो भी इन x2 x1 में वैल्यूज़ पड़ी हुई थी वो किस में आ गई, वो r में आ गई। अब मुझे स्क्वायर लेना है इसका, तो अगर r में 5 पड़ा होगा तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, इस r में 25 आ जाएगा। समझ आई है? तो स्क्वायर हो जाएगा ना r का, तो r में अब 25 पड़ा होगा, 5 नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म तो मेरे पास आ गई है जो कि r में पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ y2 माइनस y1 के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ भी चाहिए ना। तो मैं ये चीज़ निकालने के लिए क्या कर देता हूँ, y2 माइनस y1। लेकिन ये हवा में तो नहीं पड़ी होनी चाहिए ना, इसका रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में जाना चाहिए। वो वेरिएबल मैं कर देता हूँ u, लेट सपोज। ठीक है, अब ये मैंने, आप लोगों ने ये नाम नहीं रखने, आप लोगों ने अपने नाम रखने, जो भी आपने रखना होगा रख लेना। ठीक है, ये आप लोगों ने जब u रखा, ठीक है, तो अच्छा, जो जो से वेरिएबल का रीज़नेबल नाम नहीं बनता, आप कोशिश करें कि आप अपना नाम रखें वेरिएबल का, अपना नाम लिखने दें। अगर आपका नाम अब्दुल्ला है तो आप इधर अब्दुल्ला लिख दें, क्योंकि अब ये स्क्वायर हो रहा है ना, तो आप इसका नाम अब्दुल्ला रख दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने अपना काम खुद किया है। तो अब ये बाकी तो x1 x2 ही है, ये तो x1 x2 ही है, तो इनको आप x2 x1 ही रख लें, खैर है। लेकिन ये जिनका जो एडिशनल बीच में वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो अब ये मैं यहाँ पर u लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने u इंट्रोड्यूस करवाया ना नया। तो ये u मैंने लिख दिया, आप लोग अपना नाम लिख दें ताकि मुझे पता लगे, एटलीस्ट मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि आपकी चीटिंग किसी ने नहीं की। क्योंकि अगर आपकी भी चीटिंग अगले लैब में मुझे पता लगा, चीटिंग करवाने वाले और करने वाले दोनों को मैं स्ट्रेट ज़ीरो दूंगा अगली लैब में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास u, मैंने ऊपर लिख दिया फ्लोट में, क्योंकि ये भी मेरे पास फ्लोट होगा, इसकी वैल्यू भी पॉइंट्स में आ सकती है। अब u तो मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे u नहीं चाहिए, मुझे u का स्क्वायर चाहिए। तो मैं u के अंदर ही u का स्क्वायर, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये किया कि इस u को ही दो बार मल्टीप्लाई करके u में ही स्टोर कर लिया। मैं नए वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता था, लेकिन u में ही स्टोर। तो अब मेरे पास क्या होगा, ये दो पॉइंट्स मुझे मेरे पास मौजूद थे, x1 y1। दो मैंने यूज़र से ले लिए जो कि क्वेश्चन में मांगे हुए थे कि यूज़र से लेने हैं। फिर मैंने x2 माइनस x1 इस फार्मूले के मुताबिक सब्ट्रैक्ट किया, उनका स्क्वायर लिया, वो r में आ गया। r की अपडेटेड वैल्यू स्क्वेयर्ड वैल्यू है। फिर मैंने y2 माइनस y1 किया, u में सेव किया, u इंटू यू स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑफ दिस टर्म है। अगर मैं इन दोनों को आपस में अब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी मैंने कोई भी चीज़ देखे सी आउट नहीं की, क्योंकि आउटपुट कंसोल कैसे दिखना चाहिए, एंटर एक्स कोऑर्डिनेट एंटर वाई कोऑर्डिनेट, इतना काम हो चुका है। अब सी आउट वाली लाइन ही तब है जब मैं ये कैलकुलेशन कर लूँगा, उसके बाद मैं सी आउट की लाइन लिखूँगा। तो ये कैलकुलेशन तो मैंने अभी की नहीं है, तो जब मैं ये कैलकुलेशन करूँगा तो उसके बाद मैं सी आउट वाली लाइन लिखूँगा। तो अभी ये कैलकुलेशन नहीं हुई, इस कैलकुलेशन को करने के लिए अब हम, ये डी मैंने इसी के लिए बनाया था कि जिसमें मैं रिज़ल्ट स्टोर करूँगा। तो डी इज़ इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूँगा, आर प्लस यू। तो आप कहेंगे आर के अंदर तो ये पड़ा हुआ था x2 माइनस x1, नहीं, आर के अंदर ये नहीं पड़ा हुआ था। आर के अंदर बेसिकली पड़ा हुआ था x2 माइनस x1 तो पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने उसका स्क्वायर ले लिया था। तो अब ये बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद u के अंदर y2 माइनस y1 तो पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने उसका स्क्वायर भी ले लिया, तो अब वो स्क्वायर टर्म पड़ी हुई है u के अंदर। तो जब ये दोनों ऐड होगी तो अब मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये वाला सी आउट, ठीक है, मैंने आउटपुट कंसोल की लाइन ये लिखी हुई है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन आप ये बेशक ना लिखें, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, मुझे लैब के अंदर दिखाया है। उन्होंने वो फार्मूला ऊपर प्रिंट करवा के वो किया, तो आप लोग वो उस तरह जिन्होंने किया तो वो उसी तरह रहने दें, उसको चेंज ना करें। आप बेशक इसको करेंगे तो मैं आपके नंबर नहीं काटूंगा। यहाँ पर आप सिंपल डी कर दें, तो ये आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स यू एंटर, तो कुछ कुछ लोगों ने वो पॉइंट्स मेंशन भी किए हुए हैं। अगर आप ये फार्मूला एज इट इज़ सी आउट में दिखाना चाहें कि इस फार्मूले से आपका ये आंसर निकला, तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन जो आप y की, अब ये तो आपका कोड बन गया ना, ये कोड आपका एज इट इज़ बन गया। क्या होगा, दो इनपुट्स आ गई, ये सारी कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स यू एंटर डी आ जाएगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैं रन करता हूँ तो मेरे से पहले x कोऑर्डिनेट मांगता है 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपने अपने रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट एंटर करने हैं। ठीक है, इसको देखें,
व्हेन यू रन योर प्रोग्राम एंड इट आस्क यूज़र टू एंटर द वैल्यू ऑफ x2 एंड y2। देखिए सबसे पहले उसने मेरे से किसकी वैल्यू मांगी, सबसे पहले उसने मेरे से मांगी सबसे पहले उसने मेरे से वैल्यू मांगी है x2 की, ठीक है। सबसे पहले उसने मेरे से x कोऑर्डिनेट की मांगी है, उसके बाद मेरे से उसने y कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट की, वो x2 ही है ना, y2 है। तो ये जो सेकंड पॉइंट होगा ये मेरा, ये वैल्यू मैंने किसकी एंटर करनी है, देखें, यू शुड एंटर लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर रोल नंबर फॉर y2। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर आप लोगों ने यहाँ पर 1, अगर मेरा रोल नंबर लेट सपोज 200177 है, तो लास्ट 3 डिजिट्स में यहाँ एंटर कर दूँगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स यू एंटर, ये आ गया, ठीक है। जो भी फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई हुआ वो आंसर आ गया। तो अब देखिए आउटपुट कंसोल बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह का है जैसे मैंने क्वेश्चन में मांगा है। आप इस थर्ड स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, अगर आप फार्मूला प्रिंट करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर आउटपुट स्टेटमेंट मैंने जो दिया, अगर आप उससे एक अच्छी स्टेटमेंट डिस्प्ले करना चाहें तो मैं उसके मार्क्स नहीं काटूंगा, ठीक है। अगर आप एडिशनल काम करना है, एडिशनल काम यही है कि आप इस जगह पे ये लिखने के बजाय आप ये फार्मूला लिखें कि ये फार्मूले से आपकी कैलकुलेशन हुई है और आपने ये पॉइंट्स एंटर किए थे, वो एक एडिशनल काम है। वो जो करना चाहे कर ले, जो नहीं करना चाहे वो इतना भी सीख ले तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पहला टास्क आप लोगों का ख़त्म हुआ, बस इसकी आउटपुट्स आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने, अपने अपने अपनी अपनी इनपुट्स लेनी है, वेरिएबल्स के नाम अपने नाम से रखने जो उनसे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज़ हुए, और बस यही आपका पहला टास्क है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हम दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं। अब दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, टेक ऑल नेसेसरी वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ आपने यूज़र से लेनी है। अब ये जो मैंने बोल्डेड में लिखा हुआ है ना, ये आपने प्रोग्राम के बाद करना है, जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे। यूज़र शुड एंटर द वैल्यू ऑफ m1 एज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर रोल नंबर। मतलब जब आप कोड चलाओगे और आपसे कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ m1, तो वहाँ पर आपने अपने लास्ट 3 डिजिट ऑफ रोल नंबर एंटर करने, और स्क्रीनशॉट में आपके वो अपने लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ रोल नंबर आने चाहिए, जैसे मैंने आपको भी इस कोड में करके दिखाया। जब आप लोगों का स्क्रीनशॉट आएगा तो उस स्क्रीनशॉट में अब वाई कोऑर्डिनेट का मांगा हुआ था, तो वाई कोऑर्डिनेट में आपका जो भी रोल नंबर होगा उसके लास्ट 3 डिजिट, मुझे ये जो आप रिपोर्ट में आप लगाओगे तो ये मुझे आपका लास्ट 3 डिजिट यहाँ नज़र आना चाहिए। ये नहीं नज़र आएगा तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने चीटिंग किया, मैं स्ट्रेट 0 दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका नाम हो जाए इन इन जगहों पे जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो अच्छी बात होगी, मुझे और कन्फर्मेशन होगी कि आपने काम अपना खुद किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने के लिए फार्मूला सिंपल है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5, दोबारा मुझे 5 वेरिएबल्स चाहिए। कितने चाहिए, 5 वेरिएबल चाहिए। तो मैं कोड, और मैंने ये बोला इन पे कैलकुलेशंस होंगी ना, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो 5 के 5 हम क्या कर देते हैं, इस कोड को हम यहाँ से रिमूव करते हैं सारा। मुझे मेमोरी से कितनी जगह चाहिए, पहला काम है मेमोरी से कितनी जगह चाहिए, मुझे 5 जगहें चाहिए। फ्लोट एक्स, हम कोई भी नाम इसको देते हैं, एक्स नहीं दे देते बल्कि इस कोड के हिसाब से देखते हैं। एक मेरे पास एफ़ होगा, एक मेरे पास जी होगा, ठीक है। एक मेरे पास M1 होगा, एक मेरे पास M2 होगा और एक मेरे पास और होगा। ये 5 जगहें चाहिए ना फ़िलहाल के लिए, बाद में चेंज भी हो सकती हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अभी किया था। मुझे पता लगा था कि अगर मैंने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर लेने के लिए मैंने एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि मुझे वो स्क्वायर भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना था, ठीक है। तो वो बाद में चेंजेस हो सकती हैं और ऐड हो करने हो, बस यहाँ पर आगे बढ़ाते जाएं जो जो नया इंट्रोड्यूस करना है। बगैर इंट्रोड्यूस कर यहाँ लिखे नीचे लिखेंगे तो वो एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो वो बगैर उसके आपने नहीं करना। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो अब अब मुझे पता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट ग्रेविटेशन टेक ऑल नेसेसरी वैल्यूज फ्रॉम एक्सेप्ट कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने कोड लिखा तो जो चीज़ कांस्टेंट थी तो हम वो तो एज़ इट इज़ सबसे पहले दे देते होते थे कोड को, ठीक है। तो हम वो एज़ इट इज़ कोड को प्रोवाइड कर देंगे, और वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे कि
इसकी वैल्यू ये थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये 10⁻⁻11 कैसे जाएगा उसके लिए मैंने हिंट दी हुई है, ये रहा कि अगर मैंने 2⁻³ निकालना हुआ तो मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखूंगा तो x के अंदर 8 आ जाएगा। तो अब मुझे 10⁻⁻11 लिखनी है तो मुझे ऐसा ही कुछ लिखना चाहिए। तो ये 2⁻³ था, 10⁻⁻11 तो यहाँ 10 आ जाना चाहिए, इधर -11 आ जाना चाहिए। तो x में क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके साथ मैं ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब g क्या है, g इक्वल है 6.67 मल्टीप्लाई बाय पाव। ठीक है, ये पाव पाव 10⁻⁻11। क्या इसमें मुश्किल बात है, मुझे सिर्फ ये बताएं। देखें 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, 2⁻³ कैसे लिखा है, पावर 2,3, तो 8 इसमें चला गया x में। ठीक है, तो मैंने अब क्या लिखा, पावर 10,-11, तो 10⁻⁻11। ठीक है, 10⁻⁻, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिस तरह वहाँ पर x में 8 चला गया था, तो अब यहाँ पर मैंने बस x नहीं लिखा, तो x अगर मैं नहीं लिखता तो इस चीज़ की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻⁻11 का जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो g में g मेरे पास आ गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, तो एक वैल्यू। लेकिन क्या मैं अभी फोर्स का फार्मूला लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, और मुझे आउटपुट कंसोल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। तो अब मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो मर्जी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहूँ। ठीक है, जी तो मुझे मिल गया। अब मुझे m1 चाहिए, m2, क्योंकि क्या कहा है, टेक ऑल नेसेसरी वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र, तो ये भी मुझे यूज़र से लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये तीन चीज़ें यूज़र से लेनी पड़ेंगी। तो ये जो 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी, इसके लिए मुझे बारी बारी एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करवानी चाहिए। मुझे उससे बोलना चाहिए कि भाई मुझे तू m1 की वैल्यू दे, मुझे m2 की वैल्यू दे, मुझे r की वैल्यू दे। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि सी आउट, जो भी आपका जो दिल करता है आप वो स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि बाउंड नहीं हो। ठीक है, आपको नहीं कहा गया कि आप क्या लिखो, तो मैं लिख देता हूँ एंटर m1। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस भी दे देता हूँ। अब कर्सर ब्लिंक करना चाहिए तो मैं सीन दोबारा लिख देता हूँ, और ये m1 की वैल्यू इस m1 में जानी चाहिए तो m1 लिख देते हैं। उसके बाद हम दोबारा इसको लिखते हैं एंटर m2। ठीक है, और ये वैल्यू इसमें जानी चाहिए तो ये m2 आ गया। अब m1 m2 मेरे पास आ गए। ठीक है, दोनों यहाँ पर आ जाएंगे ना, m1 पहले स्टेटमेंट चलेगी कैसे, एंटर m1 m1 में आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट एंटर होगी एंटर m2 m2 में आ जाएगा। अब स्टेटमेंट चलनी चाहिए कि एंटर रेडियस। ठीक है, एंटर रेडियस। ठीक है, वो हमने किस में सेव करना है, इस आर में। तो आप इसको रेडियस का ही नाम दें, वेरिएबल्स का नाम मैंने आपको बताया कि रीज़नेबल होना चाहिए, आप इसको mass1 mass2 का नाम दें। ठीक है, तो कोई भी एक रीज़नेबल नाम आप लोगों ने देना है। आप इसको m1 m2 भी दे सकते हैं क्योंकि फार्मूले में m1 m2 यूज़ हो रहा है, लेकिन बस ऐसा नाम हो कि पता चले कि क्या चीज़ है। ठीक है, एक्स वाई जी नहीं करना जिस तरह लास्ट टाइम आप सब लोगों ने किया हुआ था। जी हो गया, m1 मिल गया, m2 मिल गया, आर। अब यहाँ पर जब मैं इस लाइन ऑफ कोड तक पहुँच जाऊँगा तो मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद है, मेरे पास जी भी है, मेरे पास m1 भी है, m2 भी है, आर भी है, तीनों चीज़ें ना, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें। तो क्या अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी आर है, मेरे पास आर स्क्वायर नहीं है। तो फिर भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं इस डिवाइड में आर मल्टीप्लाई बाय आर लिख दूंगा तो आर स्क्वायर बन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं न्यूमिनेटर लिख लेता हूँ और फिर मैं डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि f इज़ इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में क्या क्या है, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, g मल्टीप्लाई हो रहा है m1 से और फिर m2 से। ठीक है, तो मैं कोड में लिख देता हूँ g मल्टीप्लाई हो रहा है m1 से और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट भी डाल देता हूँ। ये तीनों की कैलकुलेशन कर लेगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको क्या होना चाहिए, उसको डिवाइड होना चाहिए किसके साथ, उसको डिवाइड होना चाहिए। अब डिवाइड है तो दोबारा ये ब्रैकेट डाल देते हैं, और उसको डिवाइड होना चाहिए आर के स्क्वायर के साथ, आर के साथ नहीं, तो आर मल्टीप्लाई बाय आर कर लेते हैं। क्या मुश्किल है इस कोड में, मुझे ये बताएं। यहाँ पर आपके पास फोर्स आ जाएगी। अब सी आउट कर दें, फोर्स, फोर्स किस में पड़ा हुआ है, एफ में, लेकिन अब मैं डायरेक्ट सी आउट एफ कर दूंगा तो वैल्यूज शो कर देगा। तो वैल्यू नहीं शो होनी चाहिए, पहले थोड़ा सा लिखा भी हो कि ये वैल्यू है किस चीज़ की, फोर्स की है। ठीक है, जिस तरह आपने एंटर एंटर किया था तो ये सी आउट फोर्स और इसके बाद ये एफ फोर्स की वैल्यू।
अब क्या होगा, पहले फोर्स चलेगा उसके बाद इस फोर्स की वैल्यू आएगी, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं चल जाएगी। मतलब अगर लेट सपोज मैं डायरेक्ट सी आउट एफ कर देता, तो इसको देखें कि क्या फ़र्क है। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छा कोई मिस्टेक है इसमें। हाँ, ये पाओ का फंक्शन जब आपने यूज़ करना है तो आपने एक एक डिक्शनरी एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, वो मैंने हिंट के अंदर लिखी हुई है, हैश इंक्लूड सी मैथ। ये आपने लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, तो उसके बाद आपका ये कोड चलेगा। ठीक है, अब एंटर M1 आ गया मैंने। अब यहाँ पर आप इस कोड को देखें, कहता है कि यू शुड एंटर द वैल्यू ऑफ M1 एज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर रोल नंबर। तो ये जो चीज़ बंदा नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके ज़ीरो लगाऊंगा, तो आपने ये ख्याल रखना है। लेट सपोज मेरा लास्ट 3 डिजिट है 177, बाकी आप जो मर्जी दें, M2 की जगह आप 4 दे दें, रेडियस की जगह हम 7 दे देते हैं। तो 9.637 इंटू 10 की पावर -10 मेरे पास फोर्स आ गई है। ठीक है, अब ये देखें, ये आंसर तो लिखा हुआ आया है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर उसको पता था कि क्या क्या चीज़ वो मांग रहा है, तो आपको भी उसको दिखाना चाहिए कि आपने क्या चीज़ कैलकुलेट की है। आंसर तो आपने बता दिया कि ये तो आपको पता है कि ये फोर्स निकल आई है, फार्मूले से निकली है, लेकिन यूज़र को नहीं पता ये क्या निकला है। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाएं इससे पहले, फोर्स, ठीक है, और वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग आपने लिखी फोर्स की और उसके बाद एफ कर दिया, और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेस भी हम डाल देते हैं। और अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास एंटर M1। अब ये रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 3 5। अब देखें फोर्स इज इक्वल टू दिस। तो जो इसको इस तरह प्रिंट करना चाहता है वो इस तरह कर ले, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखें जो भी लिखना चाहें। आप यहाँ पर फार्मूला भी इसी आउट में प्रिंट कर सकते हैं कि ये फार्मूला, इस फार्मूले से आपका आंसर निकला है, आपने ये वैल्यूज़ एंटर की थी और ये निकला। वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, लेकिन सब का अगर सेम हुआ काफ़ी लोगों का और मुझे पता लगा कि एक एक लाइन सेम है, तो मैं चीटिंग करके उसके ऊपर डायरेक्ट ज़ीरो कर दूँगा। ठीक है, तो आप अपना अपना करें, सब अपना अपना करें, अपनी अपनी। हर बंदा सेम स्टेटमेंट नहीं सोच सकता। मैंने एंटर M1 लिखा, आप कोई और स्टेटमेंट, अगर आपने यहाँ पर स्पेस डाली हुई, आपने भी कॉलन लगाया हुआ, आपने भी, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने चीटिंग की। हर जगह पे कोई किसी की सेम थिंकिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये दो का टास्क आप लोग के ख़त्म हो गया। मैं सिंपल कोड पेस्ट करें, कॉपी करें, टेम्पलेट में डालें। टेम्पलेट पुराना भी यूज़ कर सकते हैं, नया भी, जिसको जो सा अच्छे तरीके से यूज़ करने आता है। जिस तरह मैंने ये वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, तो इस तरह का जो बना सकता है वो बना ले। ये हेडर फुटर्स लास्ट टाइम कुछ कुछ लोगों ने चेंज किए, इनको चेंज ना करें, इसको इस तरह रहने दें। ठीक है, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होगा, इसकी जगह आप ये वाला नाम दे देना जो लैब 2 का नाम है, वो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो भी है। किधर गया लैब 2 का नाम, ये फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये वाला नाम आप उस हेडर में दे देना। वो कैसे एडिट होता है, वो सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट हेडर आ जाएगा, और यहाँ पर वो वैल्यू देंगे, बस फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बस ये सारी चीज़ें ये चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आ गई है। अब हम आ जाते हैं थर्ड टास्क की तरफ। थर्ड टास्क क्या कहता है हमारे पास, थर्ड टास्क ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द टेबल ऑफ अ नंबर दैट टेक द नंबर फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से आप नंबर लो और उसका टेबल प्रिंट करो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी आप लोगों ने एक बात, सबसे पहले कोड स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट आपने कोड नहीं लिखना स्टार्ट करना होता। जब आपने टेबल प्रिंट करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और वैसे अपनी एक डायरेक्शन बनाते हैं कि हमने करना क्या है। तो टेबल कैसे प्रिंट होना चाहिए, कोई भी, हम 5 का टेबल वैसे लिख लेते हैं, 5 × 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे प्रिंट होना चाहिए ना। थोड़ी सी स्पेसिस भी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, ऐसे होता है, और ये आगे चलता जाता है। हमेशा जब भी आप कोड करें, सबसे पहले आप एक आउटपुट, एक डायरेक्शन अपने माइंड में बनाएं। डायरेक्ट आप स्टार्ट करेंगे कोड, आपको नहीं समझ आएगा। 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले सोचें, बैठ के देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने डायरेक्ट कोड नहीं लिखना स्टार्ट किया, पहले मैं देख रहा हूँ मैं करूँगा क्या, क्या करूँगा। ये नंबर मैंने कहा है कि यूज़र से लें। ठीक है, टेबल आप लोगों ने कौन सा लिखना है, टेबल आपने वो लिखना है जो आपने यूज़र से लेना है। ठीक है,
जब ये मैंने यूज़र से लेना है और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ तक, ठीक है, मुझे 10 सी आउट स्टेटमेंट करनी है क्योंकि 10 लाइनें हैं, तो मुझे 10 बार सी आउट लिखना पड़ेगा टेबल के लिए, ऐसा ही है ना। 10 बार सी आउट लिखना पड़ेगा जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ हमेशा सेम है सवाए इस टू के। नेक्स्ट टाइम ये आ जाता है, तो चूँकि जब मैं दूसरी लाइन लिख ही रहा हूँ सी आउट की, तो उसमें मैं ये 2 लिख दूँगा, ऐसा ही है। अगले में मैं 3 लिख दूँगा, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा। ये चीज़ मुझे यूज़र देगा, मतलब क्या, यहाँ क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए सी आउट में। ये चीज़ अभी तो 5 into 1 है, लेकिन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा 5 into 2 का, यहाँ पर 5 into 3 का। तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके किसी वेरिएबल में भी डाल के सी आउट कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यू भी कर। अब मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल तो मुझे इनपुट के लिए ये वाला चाहिए, जो यूज़र डालेगा उसको मैं इसमें सेव कर लूँगा ये। अब ये मैं वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकता हूँ कि ये वाला आंसर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ, ये मैं दूसरे में करवा लूँ, या पहले वाले को ही अपडेट कर दूँ सी आउट करने के बाद। अगला हल ये है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दूँ इसके ऊपर। कैसे, एक वेरिएबल तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमें चाहिए, ठीक है, और चूँकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो हम लिख देते हैं फ्लोट, फ्लोट एक्स, नंबर लिख दें, नम लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें। इसमें तो यूज़र ने इनपुट करनी है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ है, ठीक है ये। लेकिन ये अभी आउटपुट की डायरेक्शन है, अभी पहले यूज़र से नंबर तो लेना है ना, तो यूज़र से नंबर लेने के लिए हम कोई एक लाइन सी आउट कर देते हैं, सी आउट एंटर नंबर जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, एंटर नंबर फॉर प्रिंटिंग टेबल, ठीक हो गया, तो सेमी कॉलन, ये सी आउट में चला जाएगा, लेकिन कर्सर ब्लिंक करना चाहिए, कर्सर ब्लिंक करके वो वैल्यू एक्स में स्टोर होनी चाहिए। यूज़र ने मुझे नंबर दे दिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है ना, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द टेबल ऑफ अ नंबर, टेक द नंबर फ्रॉम यूज़र, यूज़र से हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम है सी आउट करना है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये चीज़ तो एज इट इज़ सी आउट होगी, ये नंबर मेरे पास है, ये नंबर मेरे पास नहीं है सारे, ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ये 5, ये 10, 15, 20, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो एक तो हल ये है कि मैं क्या करूँ, मैं y लिखूँ और मैं लिखूँ y इज़ इक्वल्स टू एक्स इंटू 1, ठीक है, फिर मैं z लिखूँ, फिर मैं लिखूँ x इंटू 2, तो क्या होगा, x में 5 अगर आया तो 5 into 1 5, x में 5 आया तो 5 into 2 z, तो ये वाला मेरा y बन जाएगा, ये z बन जाएगा आगे। तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बजाय इस वेरिएबल्स को हटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पर ऑपरेशन लिख दूँगा। ऑपरेशन कैसे लिख दूँगा, मैं लिखूँगा सी आउट, सबसे पहले सी आउट क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो यूज़र ने एंटर किया था, वो क्या एंटर किया था, x। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये स्ट्रिंग होनी चाहिए यहाँ तक, ये तो एज इट इज़ सेम है ना हमेशा, ये तो सेम है, तो हम इसको यूँ लिख देते हैं। और ये स्ट्रिंग जब भी हमने डिस्प्ले करनी होगी हम डबल कॉमे डालेंगे, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं डबल कॉमे आए, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, सही है। जब ये हम लिख देंगे, इसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, इसके बाद ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन क्या है, x इंटू 1, इसको 5 into 1 नहीं करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि x के अंदर 5 ही पड़ा होगा ना जो यूज़र डालेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी यूज़र डालेगा वो आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, वो दोनों आपस में अब ये आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके वो वेरिएबल लिख सकते थे, जैसा मैंने आपको बताया कि y करके y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 करके भी कर सकते थे, फिर z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 करके भी कर सकते थे। फिर आपको बहुत सारे वेरिएबल चाहिए होते तो आप डायरेक्ट यू भी कर सकते हैं। अब यही स्टेटमेंट बस आपको 10 बार लिखनी है और आपका ये टास्क हो जाएगा। ये किया आपने, इसको 2 कर दें और ये भी 2 कर दें। अब क्या होगा, अगली लाइन में क्या होगा, वही यूज़र ने जो एंटर किया होगा 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना 5 into 2। फिर आप क्या करोगे, फिर आप दोबारा इसको लिखोगे, इसको 3 कर दोगे और इसको भी 3 कर दोगे।
अपनी थिंकिंग को बढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि आगे जाके लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे। इस ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आपको पेपर में टीचर देंगे, टेक टू इनपुट्स फ्रॉम यूज़र एंड ऐड देम एंड मल्टीप्लाई देम। वो फिर लॉजिक बनानी होगी, और लॉजिक क्या होती है ये हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले आपको सी इन सी आउट और वेरिएबल्स ही माशाल्लाह से समझ आ जाए, तो उसके बाद जाके मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक, अब लॉजिक यही होती है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के लिए आप उसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करें, ये एक लॉजिक है। ये हर बंदे के जहन में ना आती कि हम स्क्वायर कैसे लें, अगर पेपर में आपको ये सवाल आ जाता तो जिसके जहन में ये बात ना आती वो वहाँ फंसा रहता, और जिसके जहन में ये बात आ जाएगी कि यार मैं स्क्वायर कैसे लूँ, स्क्वायर ऐसे ही लूँ कि उसी को मैं दो बार मल्टीप्लाई कर दूँ, स्क्वायर आ जाएगा बस। तो ये एक तरह की एक छोटी सी लॉजिक है। इसके बाद हम और भी लॉजिक्स पढ़ेंगे कि लॉजिक्स क्या होती है, ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड खुले। 5 5 6, बस ये मैं आगे नहीं कर रहा, आगे आप लोगों ने खुद 10 तक कर लेना है, जो भी जितना भी होगा तो वो आप लोग कर लेंगे। इसको अब हम रन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने अपने लिए हिंट लिखी थी, क्योंकि ये तो कोड का हिस्सा नहीं है, इसको हटा देते हैं, हमने कोड यहीं लिखना होता है सिर्फ, वो हम सिर्फ अपने लिए एक डायरेक्शन सोच रहे थे उसके लिए लिखा था हमने। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या होता है। एंटर नंबर फॉर प्रिंटिंग टेबल। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात यह कि हम ज़रा देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है क्वेश्चन की। यूज़र शुड एंटर द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ हिज रोल नंबर। ठीक है, अगर मेरा नंबर 200177 है तो मैं 77 एंटर करूँगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। वैसे तो आप जो मर्जी नंबर आप 5 एंटर करेंगे तो 5 का टेबल आ जाएगा। अब ये देखें, ये सबसे बड़ी गलती है, टेबल अजीब अजीब सा आ गया। क्यों अजीब सा आया है? क्योंकि मैंने एंडल नहीं लिखा, तो वो पहली के फ़ौरन बाद अगला प्रिंट कर देता है, तो हम इसको एंडल कर देते हैं। ये परेशान नहीं होना जब भी कोई गलती हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आप गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, लास्ट वाले पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट तो है नहीं, इसके बाद खैर और भी आएंगे तो खैर लिख लेते हैं, मर्ज़ी है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब हम इसको रन करेंगे तो अब ये मसला नहीं करेगा। अच्छा, वैसे हम जिस मर्ज़ी चीज़ का टेबल प्रिंट करना चाहेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा हम 4 का भी कर लेते हैं, लेकिन जो आपने आउटपुट के लिए प्रिंट करना है वो आपने प्रिंट करना है अपने यूज़र शुड एंटर द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ। ठीक है, अगर मेरा 200177 है तो आपने क्या करना है, 177 करना है, तो 177 का टेबल प्रिंट कर देगा। 10 तक आपने जाना है सारा। ठीक है, और किसी वेरिएबल का नाम अगर आपने अपना नाम रख दिया, ये जो एक्स का नाम है ये अगर आपने अपना नाम लिख दिया तो मुझे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, कि अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने ये भी फॉलो किए ये भी फॉलो किया, तो इसका अपना ही काम है। ठीक है, चीटिंग नहीं की हुई, तो फिर बिला वजह आप भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे और मैं भी मुश्किल में नहीं पड़ूंगा। बिला वजह मैं आपकी तफ्तीश करूँ, यार आपने चीटिंग किया, आपको मैंने नहीं किया, तो उन चीज़ों में पढ़ने के बजाय थोड़ा सा टाइम दे के आप इसको खुद ही करें। ये थर्ड टास्क, इतना सा टास्क है, ये आप लोग कर लेंगे। अब इसका मसला नहीं होगा। अब हम फोर्थ टास्क की तरफ चलते हैं। फोर्थ टास्क क्या कहता है? फोर्थ टास्क कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ ग्रेड रिपोर्ट। ठीक है, ग्रेड रिपोर्ट हमने डिस्प्ले करनी है। हम इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्लान करते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए। मैथ्स का फंक्शन मैं नहीं यूज़ करूँगा, पाओ मैं नहीं ले रहा, तो हम इसको भी हटा देते हैं। स्ट्रिंग मैं यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग लिखी रहने देते हैं। ठीक है, वो अगर लिखा भी रहे वो मैथ वाला तो कोई मसला नहीं है। अब हम जब यहाँ आ गए तो अब क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ ग्रेड रिपोर्ट। ये प्रोग्राम शुड इनिशियलाइज, देखिए क्या बोला है, शुड इनिशियलाइज वेरिएबल्स विद योर नेम। मैंने ये नहीं बोला कि आप यूज़र से इनपुट ले, मैंने कहा है कि यू प्रोग्राम शुड इनिशियलाइज वेरिएबल्स विद योर नेम, रोल नंबर, ग्रेड इन ईसी, अप्लाइड फिजिक्स, कैलकुलस 1 एंड देन डिस्प्ले दीज वेरिएबल्स एट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड। यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन ये बस दूसरे सेक्शन से मैंने आपका कोड चेंज करने के लिए इसको शुड इनिशियलाइज बोला, ताकि आप दो सेक्शंस में मैं थोड़ा फ़र्क कर सकूँ और दो सेक्शंस आपस में कोड शेयर ना करें। तो योर प्रोग्राम शुड इनिशियलाइज वेरिएबल। अब इनिशियलाइज करने के लिए आपको यूज़र से नहीं लेने। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कितने वेरिएबल्स चाहिए? एक में हमने नाम स्टोर करना है, तो हम ज़रा हिंट्स हम ज़रा कोड से बाहर लिख लेते हैं, ये बाद में हम हटाएंगे, ये कोड का हिस्सा नहीं है। एक तो मुझे नाम के लिए चाहिए, एक मुझे रोल नंबर के लिए चाहिए, और क्या क्या चाहिए? इनिशियलाइज वेरिएबल्स नेम, रोल नंबर, ग्रेड। ठीक है, इसके बाद है ग्रेड,
इसके बाद है कैलकुलस मार्क्स, इसके बाद है ईसीए मार्क्स, इसके बाद है फिज़िक्स मार्क्स। ठीक हो गया। तो अब ये सारे मार्क्स एंड देन डिस्प्ले दीज वेरिएबल्स एट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड रिपोर्ट। उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले तो हमने सिर्फ कहीं भी ये नहीं लिखा कि यूज़र से ना ले, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि एंटर योर नेम, एंटर योर आईडी। हाँ वो कर सकते ज़रूर हैं, वो भी आप ट्राई करें अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा सीखना चाहते हैं, वो भी करें, यूज़र से इनपुट ले। वो मैंने दूसरे सेक्शन को दिया, आपको नहीं दिया। आप सिंपल आपको बोला है कि बस इनिशियलाइज़ कर दें, खुद से आपने नाम ले दें। ठीक है, तो वेरिएबल्स को ये सारा डाटा मुझे मिल जाएगा। उसके बाद एंड देन डिस्प्ले दिस वेरिएबल्स एट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड रिपोर्ट। आउटपुट कंसोल शुड लुक लाइक दिस। इस तरह की आपकी आउटपुट कंसोल दिखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह की दिखेगी तब जब इन वेरिएबल्स में पहले ये सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो हमें वेरिएबल्स चाहिए नाम। अब नाम मेरा क्या होगा, नाम मेरी स्ट्रिंग होगी ना। वो पहले मैं डाटा टाइप्स मेरे पास कौन कौन से, क्या नाम मेरा इंट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या नाम मेरा फ्लोट हो सकता है, नहीं। डबल नहीं हो सकता, करेक्टर नहीं हो सकता, बूल नहीं हो सकता। तो नाम मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्प्ले कर, एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग। कोड से कह देता हूँ मुझे स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग नेम चाहिए मुझे। ये नाम मैंने रख दिया नाम। ठीक है, इस नेम के अंदर मैं जो डालूंगा वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग नेम। दूसरा ये कि मैंने ये बोला इनिशियलाइज। ठीक है, वो हम कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर। रोल नंबर मेरा क्या है, रोल नंबर मेरा फ्लोट में तो नहीं हो सकता ना, पॉइंट्स में तो नहीं हो सकता ना। वो मेरा बूल हो सकता है, बूल क्या है, ट्रू फॉल्स। ना वो मेरा करेक्टर हो सकता है। तो रोल नंबर को हम इंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा उसके ऊपर ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, तो हम इंट कर देते हैं रोल नंबर। स्पेस नहीं देनी, स्पेस देंगे तो गलत हो जाएगा। स्पेस या पहला, ये जो आप नाम देंगे इसका पहला डिजिट इंटीजर नहीं होना चाहिए, 1 2 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी नाम रख सकते हैं इनका। इसके बाद ग्रेड। ग्रेड आपका ए हो सकता है, ए नेग हो सकता है, बी प्लस हो सकता है। तो अब ये दिखने में तो आपको लगेगा करेक्टर है, लेकिन जब साथ ए प्लस कर देंगे तो 2 करेक्टर्स हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए भी स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, एक सिर्फ करेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं कार में, CHAR वाली डाटा टाइप में। 2 नहीं कर सकते। तो 2 जब आ जाएंगे तो 2 हो तो सकते हैं। हाँ आप कहेंगे नहीं, ए अगर बंदे का आ गया, ए आगा आ गया तो उसके लिए करेक्टर चाहिए। लेकिन ए स्ट्रिंग में ए भी आ जाएगा, ए प्लस भी आ जाएगा, करेक्टर में सिर्फ ए आएगा, ए प्लस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग के साथ नेम के साथ आप लिख दें ग्रेड भी। ठीक है, तो अब इस नेम में नाम ले लूँगा मैं, ग्रेड में मैं ग्रेड स्टोर करवा लूँगा। ए भी आ सकता है, ए प्लस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इंट में रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस मार्क्स। अब कैलकुलस के जो मार्क्स होंगे, सॉरी कैलकुलस मार्क्स, कैलकुलस मार्क्स नहीं है शायद, ग्रेड इन ईसी है। ठीक है, ग्रेड इन ईसी है। ये मैंने एक और भी गलती कर दी है, नाम के बाद वेरिएबल्स पर रोल नंबर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नाम हो गया। मुझे नाम चाहिए, मुझे रोल नंबर चाहिए, मुझे बस कैलकुलस का ग्रेड चाहिए, मुझे ईसीए का ग्रेड चाहिए, मुझे फ़िज़िक्स का ग्रेड चाहिए। ठीक हो गया। अब ये मेरा नाम हो गया, ये मेरा रोल नंबर हो गया, कैलकुलस ग्रेड हो गया, ईसीए ग्रेड हो गया, फ़िज़िक्स ग्रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई ग्रेड कर देते हैं इसको, आप लोग इसको ईसीए ग्रेड कर देना, जो भी करना हुआ। ठीक है, वो भी स्ट्रिंग होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद इसके लिए मैं कर देता हूँ सी ग्रेड कर देता हूँ, सी ग्रेड कैलकुलस ग्रेड। ठीक है, इस दूसरे को नाम दे देता हूँ पी ग्रेड। ठीक है, अब क्या होगा देखें, इस स्ट्रिंग, ये चारों स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें ए प्लस भी आ सकता है, बी प्लस भी आ सकता है, इन चारों में। और रोल नंबर मेरा इंटीजर्स ही होगा, तो इसको मैंने इंट कर दिया। अब ये मैंने मेमोरी मांग ली है इससे, मुझे मेमोरी मिल गई है। ठीक है, नाम के अंदर मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, इनके अंदर स्ट्रिंग डाल। आपको ये नहीं कहा कि ये डाटा आप यूज़र से लो। अगर आपको यूज़र से लेने का कहा होता तो आपने लिखना था सी आउट एंटर योर नेम। ठीक है, और सी इन करके नेम के लिए आपने ये वाला वेरिएबल रखा हुआ है नेम। बस आपने यूँ लिखना था। तो इस नेम के अंदर जो भी यूज़र एंटर करता अपना नाम, ठीक है, अब्दुल्ला, फ़ारूक, हमज़ा, जो भी एंटर करता वो नेम के अंदर आ जाता। उसको आप एज इट इज़ सी आउट करते तो वो
सी आउट नेम में करता तो फिर वो नाम प्रिंट हो जाता। लेकिन अभी आपको ये चीज़ नहीं कही गई, ठीक है। अभी आपको क्या कहा गया, अभी आपको कहा गया है कि इनिशियलाइज, आपको ये बोला गया है कि इनिशियलाइज योर प्रोग्राम शुड इनिशियलाइज वेरिएबल्स विद योर नेम, रोल नंबर, ग्रेड। आप बस इनिशियलाइज़ कर दें डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपने इनिशियलाइज़ करना है तो नेम में क्या रखना है आपने, नेम को हम, अच्छा अब जब इनिशियलाइज़ में करूँगा ये बात आपने नोट करनी है, जिस टाइम पे मैंने वेरिएबल में हम डबल कॉमे नहीं डालते, बेशक वो स्ट्रिंग हो जो मर्ज़ी हो। वेरिएबल को अगर मैंने ये यूँ कर दिया तो ये नेम, ये गलत तरीका है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना है। लास्ट लैब में शायद मैंने कॉमो के साथ लिख दिया था बोर्ड पे, ये कॉमो के साथ नहीं आएगा, वेरिएबल कभी भी कॉमो के साथ नहीं आएगा। अगर नेम स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, ये स्ट्रिंग का है ना नेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब जो लिखूँगा मैं वो डबल कॉमो में लिखूँगा। ये आप इस मैनुअल से भी देख सकते हैं, ये देखें किधर गया, ये देखें स्ट्रिंग, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यू डालना चाहते हैं माय टेक्स्ट तो आपने डबल कॉमो करके, करेक्टर के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं तो ऐसे। लेकिन अगर आपने सी इन या सी आउट करवाना है फिर आपने ये नहीं करना, फिर आपने ये उसका नाम ही लिखना है बस, उसको डबल कॉमो या सिंगल कॉमो में लिखना है। ये भी एक अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये करेक्टर होता तो मैं फिर क्या लिखता, अगर इसी की डाटा टाइप करेक्टर होती तो फिर मैं इसके अंदर सिंगल कॉमा करता ये। तो अब ये फॉर जो एफ करेक्टर होता वो इस नाम में चला जाता सिंगल कॉमा। अगर ये इंट होता, ये फ्लोट होता या डबल होता तो फिर मुझे ये कॉमा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात की इसकी, ठीक है। फिर मैं यहाँ 30 जो भी लिखता हूँ वो इस नेम में आ जाता। समझ आ गई बात की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये वाइवे के क्वेश्चन है आप लोगों के, ये याद रखने आप लोगों ने। तो ये हमने स्ट्रिंग किया, नेम मैंने इसको वैल्यू दे दी, ई ग्रेड को मैं वैल्यू दे देता हूँ ए, ठीक है। फिर सी ग्रेड में मेरा था ए नेगेटिव। जो भी आप लोगों ने नाम, रोल नंबर, हर चीज़ आपने अपना देना है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों ने अपना कोड लिखा है। ए ए नेग, ठीक है। उसके बाद मेरा फ़िज़िक्स में ग्रेड बी था ए नेग, ठीक हो गया। उसके बाद मेरा बस 3 चीज़ों के ग्रेड मांगे, रोल नंबर मैंने नहीं दिया, वो यहाँ दे दे जहाँ मर्जी दे दे। अच्छा यहाँ पर आपने वही नाम रखने हैं जो यहाँ रखें, ये ना हो कि ऊपर नाम कुछ और रखें नीचे कुछ और रखें। रोल नंबर इज़ इक्वल्स टू, मेरा रोल नंबर था 160374, ठीक हो गया। अब मेरे पास सारा डाटा है, अब मैं सी आउट करवा सकता हूँ, ठीक है। सी आउट क्या करवाना है, ये ग्रेड रिपोर्ट सबसे पहले लिखा आना चाहिए। तो ग्रेड रिपोर्ट कैसे लिखा आ जाएगा, सी आउट, आउटपुट पे ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे प्रिंट होगी। हम ज़रा हिंट में जाते हैं क्योंकि इसमें कॉमे आ गए हैं। अगर आप लोगों को ये बात पता हो, याद हो, इसको ये कॉमे चेंज कर देने क्योंकि वहाँ कोई और कॉमा होता है, यहाँ कोई, ठीक है। ये चीज़ आउटपुट में प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो भी सी आउट के इन कॉमों के अंदर हम लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट तो हो जाती है, लेकिन अगर कॉमा इटसेल्फ आ जाए तो आप उसके पीछे बैक स्लैश लगा दोगे। ये वाला, दो कॉमे आए हैं, एक ये कॉमा आया है, एक ये कॉमा आया है, दोनों के पीछे बैक स्लैश लगा दिया। अब इस चीज़ को हम इस सी आउट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ सेमीकोलन, तो अब क्या होगा, अब ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ जब प्रिंट हो जाए तो लाइन भी तो ख़त्म होनी चाहिए ना। तो लाइन कैसे ख़त्म होगी, एंड, उसके बाद अगली लाइन खाली है, देखें अगली लाइन खाली है, तो मुझे एक और लाइन भी एंड करनी पड़ेगी। तो अब मैं सी आउट एंडल सिर्फ कर देता हूँ, बगैर कुछ प्रिंट किए मैं सी आउट एक और एंडल कर देता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ भी कर सकता था, एक और एंडल ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। 2 बार एंडल करता तो 2 लाइनें मिस हो जाती, तो मैंने सी आउट एंडल कर दिया। अब यहाँ तक तो प्रिंट हो जाएगा। अब नेम लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो
ये नेम मैंने वेरिएबल में नहीं स्टोर करवाया हुआ, मैंने फ़ारूक ज़रूर स्टोर करवाया हुआ है। देखिए मैंने ये फ़ारूक ज़रूर स्टोर करवाया हुआ है, मैंने ये नेम नहीं करवाया हुआ, ये तो स्ट्रिंग है। तो इसको मैं सी आउट की स्टेटमेंट में एज इट इज़ सी आउट नेम, ठीक है, और कॉलन आना चाहिए, एक स्पेस भी आ जाए। अब मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम किस में पड़ा है, वो इस नेम में पड़ा है। तो अब ये देखें ये है दोनों नेम, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि डबल कॉमो में ये एज़ इट इज़ प्रिंट होगा, ये एज़ इट इज़ नहीं प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और ये याद रहे कि ये वेरिएबल कॉमो में नहीं आएगा, वेरिएबल की वैल्यू कॉमो में आएगी, ठीक है। करेक्टर होता तो सिंगल कॉमा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों को इस लैब में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो नाम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, रोल नंबर प्रिंट करवानी है, तो इस चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट कर दे यहाँ तक, ठीक है। रोल नंबर को एज इट इज़ प्रिंट कर दे यहाँ तक। उसके लिए दोबारा मुझे सी आउट स्टेटमेंट चाहिए, सी आउट उसके कॉमो के अंदर रोल नंबर लिखे, क्योंकि ये तो एज इट इज़ डिस्प्ले करना है, एक स्पेस भी दे देते हैं। और उसके बाद रोल नंबर मेरा किस में पड़ा हुआ है, वो इसमें पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद दोबारा हम सी आउट करवा देते हैं। क्या सी आउट करवाना है, ई सी ये ए पड़ा हुआ है वेरिएबल में, वेरिएबल में ए पड़ा हुआ है, वेरिएबल में ई सी ए नहीं पड़ा हुआ। ई सी ए को आपने एज इट इज़ डिस्प्ले कर, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सी आउट ई सी ए, ठीक है। और यहाँ हम कर लेते हैं वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल में पड़ा हुआ है, ई ग्रेड में, ई ग्रेड, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखना है, ठीक है। अब यही चीज़ मैंने बार बार प्रिंट करनी है। दूसरी बात यह है कि जब सारी लाइनें होंगी तो यहाँ एंडल भी लिखना है, क्योंकि वो लाइनें भी ख़त्म हो रही हैं। तो ये चीज़ मैं भी बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जब कोड चलता है तो पता लग जाता है कि क्या मिस्टेक है। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं सी ग्रेड। सेकंड पे क्या है, कैलकुलस ही है, तो सी ग्रेड कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलस सी ग्रेड में पड़ा था ना। उसके बाद हम कर देते हैं पी ग्रेड, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैलकुलस, कैलकुलस बस, ठीक है। अप्लाइड फिज़िक्स है उसके बाद, तो जो भी मैं लिखूँगा वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। सही हो गया। तो यहाँ अब इसको मैं रन कर लूँगा, तो इसको चल जाना चाहिए बगैर कोई इनपुट्स लिए, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, ई गार्ड लिख दिया मैंने, ई ग्रेड है। अच्छा अभी भी कोई मसला है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक्सपेक्टेड प्राइमरी टोकन, अच्छा हाँ, अभी देखें। अब ये मैंने सी ग्रेड ए नेग लिखा है, ठीक है। इसको भी मैंने ए लिखा है, ये भी गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने वेरिएबल क्या इनिशियलाइज़ करवाया, मैंने स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ करवाया। मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी स्ट्रिंग आपने डालनी है तो आप डबल कोमो में डालें, समझ आइए इस बात की। तो अब ये क्योंकि ये स्ट्रिंग्स थी ना तीनों, ये मैंने क्यों डबल कॉमो में नहीं डाला, क्योंकि ये इंटीजर था। अगर ये करेक्टर होता तो फिर मैं सिंगल कॉमो में डालता, समझ आइए। ये बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब मैं करूँगा तो अब ये चल जाएगा। ग्रेड रिपोर्ट, नेम फारूक, रोल नंबर दिस, ई सी ए नैक ए नैक। तो ये आपको अब अगर मैं ये नाम वगैरह चेंज करूँगा तो बस वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब एक तो ये तरीका था कि मैं इसको डायरेक्ट वेरिएबल्स को नाम दे दूँ, जिस तरह मैंने अभी नाम दे दिए, ठीक है। बस ये आपका यहाँ पर कोड ये ख़त्म हो गया। बाकी ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहें नहीं मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट क्यों वैल्यू दूँ कोड में, ठीक है। यूज़र ख़ुद जो भी डालना चाहे वो दे दे, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपने इसको ख़ुद वैल्यू नहीं देनी, फिर आपने इसको यूँ करना है कि सी आउट ग्रेड रिपोर्ट प्रिंट करवाने से पहले आप उससे ये सारी चीज़ें लें। सी आउट
एंटर, ये आपका कोड नहीं, आपके कोड यहाँ ख़त्म हो गए, आपने पहले इससे बनाया। एंटर योर नेम, ठीक है, क्योंकि यही मैंने आपको बताया ना, दो तरीके वेरिएबल्स में वैल्यू डालने के लिए। तो अब जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस नाम में आ जाएगा। फिर आप उससे पूछेंगे कि सी आउट, दोबारा उससे पूछेंगे सी आउट एंटर रोल नंबर, वो रोल नंबर एंटर करेगा, सी इन कर देगा। फिर आप उससे दोबारा पूछेंगे सी आउट ए ग्रेड, फिर आप उससे दोबारा पूछेंगे सी आउट सी ग्रेड, फिर बी पी ग्रेड। फिर वो जो वो आपको एंटर करेगा वो यहाँ पर सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने तो इस एक ही वीडियो में कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँ जितना अभी तक पढ़ा है। तो अगर अभी भी कोई नॉन सीरियस है तो वो सीरियस हो जाए, ये वीडियो पूरी देखेगा तो उसको उम्मीद है कि काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टिल अगर किसी के कोई इश्यूज़ होते हैं तो मुझे ज़रूर, आप लोगों के पास थर्सडे तक का टाइम है, नेक्स्ट लैब तक का, थर्सडे तक आप लोग मुझे बताएं। अगर थर्सडे तक मुझे कोई भी मैसेज नहीं आता किसी भी क्वेरी का, तो थर्सडे को मैं दोबारा जो है वो सेकंड है। अब मुझे ये बताएं, मैंने इस टोटल, मैंने मेरे ख्याल से 12 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, 1.5 घंटे के अंदर लैब 1 और लैब 2 दोनों के टास्क आप लोगों के सामने किए। कोई इतनी फास्ट स्पीड में नहीं किया, समझा के किए, हालांकि मैं समझा रहा था। अगर ये मैं करना चाहता ख़ुद तो ये आप लोग भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत अरसे बाद ही प्रोग्रामिंग, मतलब C++ में काफ़ी अरसे बाद ही कर रहा था। तो इतना टाइम नहीं लगता, अगर आप सीरियस हो जाएं तो ये बड़ा इजी है। आप अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे जितना टाइम नहीं आपको लगना चाहिए, लेकिन अगर मुझे 1 घंटा लग रहा है तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटों में कर लेना चाहिए। तो बस आगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर ईमेल करें। मुझे ईमेल शीमेल नहीं आती थर्सडे तक, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अब एटलीस्ट सबको समझ आ गई है, और फिर मैं डेडलाइन अपलोड कर दूँगा। और नेक्स्ट रिपोर्ट जिसकी कॉपी हुई, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैं सीधा सीधा जीरो लगाऊंगा। आपने अपनी रिपोर्ट को कोशिश करना है अगले बंदे की रिपोर्ट से मुख्तलिफ हो, ठीक है। पहली रिपोर्ट में मैंने काफ़ी लोगों को छोड़ दिया है, जिन ने बार बार एंटर किए हुए थे, उस तरह की 4-5 रिपोर्ट्स थी जिन्होंने 4-5 बार एंटर, योर यूज़र ने बार बार इनपुट्स मांगी हुई थी, लेकिन बस मुझे कोई सबूत नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलें, अल्लाह हाफिज़ और ख़्याल रखें अपना।